everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. वेलकम टू आवर चैनल. इस वीडियो में क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर. जिस तरह से आपने प्रीवियस दो चैप्टर्स को पढ़ा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड सोशलिज्म वाला जो चैप्टर था, तो वहां आपने देखा है जैसे सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन. तो सोशलिज्म अपने आप में एक चीज थी और रशियन रेवोल्यूशन पूरा आपने पढ़ा. वैसे यहां आपको बता रहा हूं नाजिज्म, तो एक पूरी की पूरी आइडियोलॉजी, एक जो पूरा का पूरा कह सकते हैं एक पूरा का पूरा सिस्टम जो डेवलप हुआ था हिटलर के अराउंड, वो नाजिज्म और हिटलर की पूरी कहानी, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. वेलकम टू दिस सेशन. देखिए कहानी ये है कि ये वन शॉट रिवीजन होने वाला है, लेकिन ये सिर्फ रिवीजन नहीं है. जिन बच्चों ने सब कुछ पढ़ लिया उनकी नजरों के सामने से पूरा चैप्टर दौड़ जाएगा. जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको ब्रॉड कॉन्सेप्ट जो है चैप्टर का समझ में आएगा कि आखिरकार चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स है. मैं ये बताते चलूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये फॉर श्योर एग्जाम में ऐसे कैसे पूछ लिए जाते हैं, ये स्लाइड समझ लेना. ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं. तो शुरू करते हैं. नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, इंट्रोडक्शन. ये जो पहली स्लाइड में आपको बता रहा हूं ना, ये पूरे चैप्टर का सार है, एसेंस है. तो वो जो रूपरेखा की हम बात करते हैं, रूपरेखा में आपको समझाता हूं. यहां पे देखो क्या हो रहा है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं हम. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला? 1914 से 18 तक. चैप्टर 2 जो पढ़ा था सोशलिज्म इन यूरोप वाला, उसमें भी हमने देखा कि हाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें हुई थी, क्योंकि उसी के बीच में रशिया में रेवोल्यूशन आया था. अब जो बच्चा ये गलती करता है हिस्ट्री में कि नहीं चैप्टर 1 तो चैप्टर 1 था, चैप्टर 2 तो चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 तो चैप्टर 3 है, वो सबसे बड़ी गलती कर रहा है हिस्ट्री पढ़ते समय. ये कभी नहीं करना है कि हम चैप्टर्स को साइलोज में बांट दें, सारे चैप्टर क्योंकि इंटरकनेक्टेड होते हैं. तो जैसे वहां जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, वही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यहां भी हो रहा है, और उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कुछ कॉमन लिंकेजेस आपको ढूंढना होगा. जैसे रशिया और जर्मनी दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ध्यान है. तो उससे कुछ बोलते ना कि डॉट्स कनेक्ट करके आपको क्या करना होगा, पूरी कहानी बनाना होगी. कमिंग बैक टू दिस, तो जैसे मैं आपको बताऊं तो इस चैप्टर में है क्या, ये चैप्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से शुरू होगा. ये चैप्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक चलेगा. 1939 टू 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर. डेट्स से घबराना नहीं है, नहीं पसंद आ रही इधर से सुनो उधर से निकाल दो, पहले सिर्फ कहानी पता होना चाहिए. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच की पूरी कहानी आपको इस चैप्टर के इर्द गिर्द घूमते देखने को मिलेगी. ठीक है, अब इसी कहानी के बीच में आपको देखना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले हिटलर वॉज नो वन एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज एवरीथिंग अबाउट हिटलर. ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज इनफैक्ट ट्रिगर्ड बाय हिटलर, ऐसा भी कह सकते हैं हम. तो ऐसा क्या हुआ ये 1918 से 1929 के बीच में कि 20 साल में हिटलर ने दुनिया पलट दी एक तरह से. तो वो हिटलर का राइज, हिटलर का फॉल और उसके जो जो एक्ट्स थे, मतलब जो भी करतूते हैं हम कह लो, वो सारा सब कुछ आपको इस चैप्टर में जानने को मिलता है. ठीक है, ये चैप्टर का स्टोरी लाइन है, रूपरेखा बता रहा हूं. ठीक है, तो हम अगर जैसे देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड से देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले हिटलर का जब राइज नहीं हुआ था तब क्या सिचुएशन थी. वीमर रिपब्लिक का बर्थ, उससे जुड़े हुए इश्यूज, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशंस. ठीक है, तो वो पूरा का पूरा कंटेक्स्ट, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि कहानी में जो हीरो है या विलन है, तो उस हीरो या विलन का बैकग्राउंड जो है तो वो आपको चैप्टर में जानने को मिलता है, स्टोरी लाइन. फिर उसके बाद में जैसे जब हिटलर पावर में आया, ठीक है, हिटलर पावर में आया तो पावर में आने के बाद में उसने क्या क्या किया, वो पूरी कहानी. तो एक हिस्सा तो चैप्टर का ये है, द राइज ऑफ हिटलर. चैप्टर का नाम है ना नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर. तो द राइज ऑफ हिटलर एंड द फॉल ऑफ हिटलर वो सब बताऊंगा मैं आपको कहानी के फॉर्म में. वो तो कहानी हो गई इस चैप्टर की. दूसरी चीज क्या है, जो नाजिज्म लिखा है, तो आईइज्म लगा है मतलब आइडियोलॉजी, जैसे लिबरलिज्म, जैसे कंजर्वेटिज्म, जैसे सोशलिज्म, वैसे नाजिज्म भी एक आइडियोलॉजी है. किसकी आइडियोलॉजी है? तो नाजिज्म यहां पे प्रिसाइजली हिटलर की आइडियोलॉजी, या फिर कह सकते हैं हिटलर के टाइम पीरियड में जिस तरह का सोच, जिस तरह का समाज, जिस तरह की कह सकते हैं कि जिस तरह की ट्रेंड्स चल रही थी जर्मनी में, जिस तरह के ट्रेंड जो जर्मनी में चल रहे थे, वो सब नाजिज्म का पार्ट है. तो नाजी वर्ल्ड व्यू, वो सोचने का तरीका क्या था उनका, ये टॉपिक हो गया. ठीक है, उस कह सकते हैं जर्मनी अंडर नाजीज अगर हम बात करें तो वहां पे यूथ का क्या पोजीशन था, यूथ के लिए क्या सोचा जाता था, किस तरह से उसको देखा जाता था, विमेन की क्या स्थिति थी, और ये सब कुछ जर्मनी में जो चल रहा था उसके पीछे का प्रोपेगेंडा. फाइन, तो ये टॉपिक सब्सिक्वेंटली एक एक करके हम पूरे चैप्टर में समझते जाएंगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था. ठीक है, आप इसको चैप्टर के आखिरी में देखो, बाद में देखो, कुछ भी देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि ये चैप्टर की रूपरेखा है. शुरू करते हैं कहानी विथ द स्टोरी ऑफ हेलमथ. फाइन, मैंने अगेन आई एम रिपीटिंग, मैंने दो चैनल्स पे डिटेल में बहुत एक्सप्लेनेशन दिया है, और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा जैसे
जिन लोगों ने वो पढ़ लिया तो आपको पूरा रिवीजन यहां से हो जाएगा, ठीक है। जिन लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा तो आपको पूरी कहानी एक तरह से समझ में आ जाएगी ब्रॉडली, और डिटेल में पढ़ना एनसीईआरटी पढ़ो और वो वीडियोस देख सकते हैं आप। बाकी दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन द लास्ट मिनट की 2x पे देख के 30 मिनट में खत्म करा सब कुछ, ठीक है। आ जाओ। तो दी स्टोरी ऑफ हेलमत। हेलमत कौन है? एक बच्चा है। कोई ये नहीं बोलेगा बाहर जाके कि हेलमत ही हिटलर था, सर हमें पता चल गया, गंगाधरी शक्तिमान है। कंफ्यूज नहीं होना, हेलमत एक बच्चा था जो कि हिटलर के टाइम पीरियड में जर्मनी में था। हेलमत के पिताजी जो थे ना वो हिटलर के सपोर्टर थे, और हिटलर के सपोर्टर थे, और उस नाजी पीरियड में, नाजी जर्मनी में उन्होंने क्या किया, जो अत्याचार हो रहे थे उस अत्याचार में वो भी ही वॉज ऑल्सो अ पार्टी टू दी टीम, मतलब वो भी क्या थे, एक हिस्सा थे उस अत्याचार होते दुनिया का एक हिस्सा थे वो, ठीक है। अब हुआ क्या कि हेलमत के फादर ने बोला कि अब जर्मनी हार गई है, हिटलर हार गया है, तो अब जो जीतने वाली कंट्रीज हैं अलाइज वगैरह वो हमारे ऊपर क्या करेंगे, हमारे ऊपर बदला लेंगे हमसे, तो या तो मुझे पूरी फैमिली को क्या करना चाहिए, मार देना चाहिए, या फिर मुझे खुद सुसाइड कर लेना चाहिए। हेलमत के पापा मम्मी ऐसी बात कर रहे थे, हेलमत ने सुन लिया। अगले दिन वो घूमने जाते हैं, पिकनिक बनाने जाते हैं, हेलमत को लगा अप्रैल फुल बना रहे होंगे, फिर उसके अगले दिन पता चलता है कि हेलमत के पिताजी ने खुद को गोली मार ली है, ठीक है। वो इतना ट्रॉमेटाइज था इस पूरी सिचुएशन से कि उसने अपने घर पे खाना नहीं खाया बहुत सारे सालों तक, ठीक है। कुछ बच्चों को कंसर्न नहीं रहता फिर सर खाना कहां खा रहा था, हमें ये नहीं सोचना है खाना कहां खा रहा था, हमें ये सोचना है कि ऐसा हुआ क्यों। तो ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि हिटलर के टाइम पीरियड में जो नाजी सपोर्टर्स थे, जो हिटलर के सपोर्टर्स थे, उन्होंने बहुत अत्याचार किए, और जब जर्मनी हार जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के हारने के बाद में जो जीतने वाली कंट्रीज थी, जैसे अलाइज पावर जो थे, तो अलाइड पावर्स ने क्या किया था, एक कह सकते हैं कि जैसे फिर मुकदमा चला ना कि जो वॉर क्राइम हुए हैं, जो आपने कह सकते हैं कि जंग की आड़ में जो अत्याचार किया लोगों के साथ में, तो नाजी सपोर्टर्स को प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उनके ऊपर मुकदमा चलेगा। तो बहुत सारे लोग डरे हुए थे कि बदला लिया जाएगा, ठीक है, बहुत सारे लोग डरे हुए थे कि बदला लिया जाएगा, और उसी बदले का डर कह सकते हैं, या फिर उस समय को दर्शाते हुए कि हेलमत की कहानी थी जिसपे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन मैंने आपको कंटेक्स्ट दिया क्या थी, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखेंगे ना तो चैप्टर शुरू होता हमारा कहां से, हिटलर के और राइस के थोड़े पहले से, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के भी एंड पे चैप्टर शुरू होता है। पहला टॉपिक जो आपका आता है, ठीक है, पूरा बैकग्राउंड बता दिया मैंने कि क्या स्थिति है, कहानी है बस। अगर हम बात करें द बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक, यहां से चैप्टर शुरू होता है। वेमर रिपब्लिक क्या है, तो देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या था, 1914 से 18 तक चला। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दो पावर्स लड़ी थी, सेंट्रल पावर और अलाइज पावर, ठीक है। सेंट्रल पावर में कौन थे, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ठीक है, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, टर्की, ये आपने चैप्टर 2 में भी पढ़ा है, कनेक्ट कर रहे हो। तो ये ऑस्ट्रिया हो गया, ये जर्मनी हो गई, ठीक है, और टर्की हो गई, ऑटोमन एम्पायर जो था, तो मतलब जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर, ठीक है, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर था, ये सब सेंट्रल पावर में थे एक टीम। दूसरी टीम अलाइज पावर की थी जिसमें रशिया था, ठीक है, फ्रांस था, ब्रिटेन था, बाद में यूएसए भी एंट्री लेता है, ध्यान है, ठीक है। दूसरी टीम कौन सी थी, अलाइज पावर थी। जीतता कौन है तुम्हें पता है, अलाइज पावर जीत जाते हैं, ठीक, अलाइज पावर जीत जाते हैं। वो बात अलग थी कि जैसे मूवी में क्या होता है कि शुरुआत में हीरो को बहुत मार पड़ती है, लेकिन हैप्पी एंडिंग ये होती है कि हीरो जो रहता है वो जीत जाता है। तो हम किसी को हीरो विलन नहीं बता रहे, लेकिन बता रहे कि हाँ रशिया की स्थिति खराब थी, चैप्टर 2 में पढ़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, लेकिन एट द एंड होता क्या है कि जीतती अलाइज पावर ही है, जीतती अलाइज पावर ही है, और सेंट्रल पावर हारती है, ठीक है। तो अब रिजल्ट ये होता है कि सेंट्रल पावर हार गई। अब सेंट्रल पावर के हार जाने के बाद में क्या होता है, जर्मनी जो था जब लड़ाई में लड़ रहा था तो मेड इनिशियल गेन्स बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम, तो उसने थोड़ा पुश किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, लेकिन होता क्या है, हाउएवर अलाइज स्ट्रेंथेंड बाय द यूएस एंट्री इन 1917। यूएस से अगर देखा जाए ना तो दोनों वर्ल्ड वॉर का हीरो यूएसए ही है। तो यूएसए की एंट्री के बाद में क्या होता है, यूएसए की एंट्री के बाद में आप जैसे देखते हैं, तो यूएसए की एंट्री के बाद में कहीं ना कहीं सेंट्रल पावर जो पहले थोड़ा डोमिनेटिंग पोजीशन पे वो पीछे जाते हैं और हार जाते हैं, ठीक है। तो अलाइज पावर जीतते हैं, दे डिफीटेड जर्मनी एंड सेंट्रल पावर्स इन नवंबर 1918। नवंबर 1918 में हिटलर का जो कार्यक्रम है पूरी तरह से समाप्त होता है कि चलो भाई समेटो, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या हो रहा है आगे, ये समझना, इसके बाद क्या होगा आगे, कि यहां से जो हारी हुई कंट्रीज थी जैसे सेंट्रल पावर्स थी, तो सेंट्रल पावर जर्मन एम्पायर रूल कर रहा था उस समय पे। जर्मन एम्पायर जो था पूरा का पूरा, वो जर्मन एम्पायर हार गया है। जीतने वाली जो कंट्रीज है अलाइज, अब वो क्या करेंगी, अपनी जीत का कह सकते हैं डोमिनेंस स्टैब्लिश करते हुए कुछ पीस ट्रीटी साइन करवाएगी। किससे पीस ट्रीटी साइन करवाएगी, जो हारी हुई कंट्री थी। तो जैसे अगर आपको ध्यान हो तो क्या है कि ऑटोमन एम्पायर वगैरह जो है, ठीक है, तो ऑटोमन एम्पायर वगैरह भी क्या होता है, मतलब ऑटोमन एम्पायर है ना, टर्की भी एक पार्टी था,
उनके ऊपर भी हार्श पीस ट्रीटी साइन होती है, ऑस्ट्रिया के ऊपर भी पीस ट्रीटी साइन होती है कि अब तुम हार गए तो हम जैसा बोलेंगे वैसा करो। और कौन करवाएगा? जो जीतने वाले थे, ठीक है, जो जीतने वाले थे। तो विद द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी, अभी आ रहा है वीमर, तुम जो सोच रहे होंगे कि बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक क्या है, अभी आ रहे हैं उस पर। तो अब क्या हो रहा है कि विद द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी, जर्मनी हार गया। जर्मनी के हारने के बाद में क्या हुआ कि इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या हुआ कि जो अभी तक जर्मन एम्पायर था, जो जर्मन एम्पायर रूल कर रहा था पूरा का पूरा एक जर्मन एम्पायर था, तो अब वो उसको बोल दिया कि खत्म, टाटा बाय बाय, समेट लो। अब पॉलिटिकल इंपैक्ट हुआ कि अब जर्मनी में जो पहले पावर्स थी वो खत्म हो गई है। अब जर्मनी में फिर जो जीतने वाली कंट्रीज थी जैसे अलाइज पावर, उन्होंने बोला कि भैया अब जर्मनी फिर से शुरुआत कर रहा है, ठीक है, फिर से शुरुआत करा। तो जर्मनी में इलेक्शंस वगैरह हुए, जर्मनी में डेमोक्रेसी वगैरह आई, ठीक है, जर्मनी में इलेक्शंस हुए, जर्मनी में डेमोक्रेसी आई। तो अभी तक जो पास्ट था वो सब खत्म होकर एक नई शुरुआत कर रहा था जर्मनी यहां से, ठीक है। तो नेशनल असेंबली मेट एट वियमर, वियमर जगह है, ठीक है, तो वहां पे नेशनल असेंबली की मीटिंग होती है और नेशनल असेंबली यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के हिसाब से आपको क्या देखने को मिलता है कि वोटिंग वगैरह होती है। वोटिंग वगैरह होने के बाद में वोटिंग राइट्स देते हैं और वो गवर्नमेंट चूज करते हैं। पार्लियामेंट में जो कैबिनेट बनेगा, ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा? वियमर कैबिनेट, या फिर कह सकते हैं वियमर रिपब्लिक कहा जाएगा, ठीक है। जर्मन पार्लियामेंट रिस्टैग वाज इलेक्टेड, जर्मन पार्लियामेंट में इलेक्शन के थ्रू लोगों को तय किया गया कि ये लोग अब क्या करेंगे, देश आगे चलाएंगे। जो इंपीरियल जर्मनी था, जो जर्मन एम्परर था, एम्पायर था, वो सब खत्म हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार के साथ में, ठीक है। तो यहां से वियमर रिपब्लिक निकल के आया। समझ में? रिपब्लिक मतलब क्या है? जहां पे हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? इलेक्टेड पर्सन होता है। तो अब जर्मनी की हार के बाद में जर्मनी में चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद में कुछ लोगों को तय किया गया कि तुम आगे देश चलाओगे, और इस तरह से क्या होता है, इस तरह से आगे कहानी बढ़ती है। अब होता क्या है, दी वियमर रिपब्लिक वाज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन पीपल। लेकिन जब वियमर रिपब्लिक को स्टैब्लिश किया गया ना, तो जर्मनी के खुद लोगों ने अपने कह सकते हैं, जर्मनी के लोगों ने क्या किया, अपने उस कह सकते हैं कि रूलिंग बॉडी को, वियमर रिपब्लिक को बहुत लार्ज हार्ट से वेलकम नहीं किया, ठीक है। पीपल वर अगेंस्ट वियमर रिपब्लिक, पीपल वर नॉट हैप्पी विद वियमर रिपब्लिक। व्हाट वाज वियमर रिपब्लिक? तो वियमर रिपब्लिक वाज द बॉडी, और कह सकते हैं द रिस्टैग, ठीक है, रिस्टैग यानी वहां की पार्लियामेंट, ठीक है, व्हिच वाज फॉर्म्ड आफ्टर द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी, बट इट वाज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन पीपल। क्यों? उसका कारण है सिंपल सा। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह कि दे एक्सेप्टेड द पीस ट्रीटी एट वर्साइलेस, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है ना कि मैंने बताया कि जो देश जीत रहे थे, जैसे अलाइज जीते, हारा कौन? सेंट्रल पावर, जैसे जर्मनी हारा, तो जीते हुए देशों ने हारे हुए देशों के ऊपर पीस ट्रीटी इंपोज करी। और उन पीस ट्रीटी में एक पीस ट्रीटी जो थी ट्रीटी एट वर्सेल्स, ठीक है। अब ट्रीटी एट वर्सेल्स जो है, तो ये ट्रीटी यानी संधि होता है, एग्रीमेंट एक तरह का। तो वर्सेल्स में एक एग्रीमेंट साइन किया गया, और जिस एग्रीमेंट के हिसाब से क्या है, जिस एग्रीमेंट के हिसाब से जर्मनी ने बहुत कुछ खो दिया। अब होगा क्या कि अगर मैं एक एग्रीमेंट साइन करके आता हूं आपके बिहाफ पे, और उस एग्रीमेंट में आपको बहुत कुछ खोना पड़ जा रहा है, तो आप तो हर चीज के लिए जिम्मेदार मुझे मानोगे ना। वही हुआ भी कि देश की जो जनता देख रही थी कि हाँ जर्मनी हार गया, चलो दुख दर्द पीड़ा सह लेंगे, हारने के बाद वियमर रिपब्लिक बन गई, ठीक है ये देश चला ले। लेकिन वियमर रिपब्लिक ने क्या कर लिया? अब वियमर रिपब्लिक ने क्या कर लिया? वियमर रिपब्लिक एक्चुअली देखा जाए रियलिटी, तो वियमर रिपब्लिक वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट दैट पीस ट्रीटी। वियमर रिपब्लिक को अगर ऑप्शन नहीं था भाई साहब, ठीक है, यही करना था बस। लेकिन अब क्योंकि वियमर रिपब्लिक के कंधे पे रख के बंदूक चलाई गई थी, तो वियमर रिपब्लिक वाज लेफ्ट विद नो ऑप्शंस, और वियमर रिपब्लिक ने पीस ट्रीटी एट वर्सेल्स एक्सेप्ट करी। उसके क्या प्रोविजन है आगे बताऊंगा, ठीक है। तो वहां की जनता को ऐसा लगता था कि क्या जरूरत थी ऐसी हार्श पीस ट्रीटी एक्सेप्ट करने की, जहां पे हमने अपना सब कुछ खो दिया, उसका जिम्मेदार तुम हो वियमर रिपब्लिक, सिर्फ तुम हो। तो इस तरह से लोगों के मन में वियमर रिपब्लिक के टुवर्ड्स में नोशन जो थे, तो वो कैसे थे? बड़े नेगेटिव थे, ठीक है। साथ ही साथ क्या है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी थी। अब ये हो रहा है कि जब वियमर रिपब्लिक पावर में आई एक तरह से, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, तो उसको पावर में आके कोई पावर मिली नहीं है, पूरा बिखरा हुआ टूटा हुआ देश मिला था। वॉर नेवर ब्रिंग्स डेवलपमेंट, ठीक है, वॉर हमेशा डिस्ट्रक्शन ही लाती है। तो वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशंस खराब थी। डेमोक्रेसी वाज यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया एट दैट टाइम, और उस टाइम पे वियमर रिपब्लिक से बोल दिया था कि चुनाव करवाओ, डेमोक्रेसी को जन्म दो, डेमोक्रेसी को बड़ा करो, डेमोक्रेटिक सिस्टम चलाओ। तो होना ही नहीं था, ताती नहीं होती इनसे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से जैसे अगर आप देखोगे तो बहुत क्या थी, बुरी स्थिति थी जिसमें वियमर रिपब्लिक के पास पावर आया, ठीक है। देयर वर इनहेरेंट डिफेक्ट्स इन द वियमर कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो वियमर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वियमर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? मतलब जब वियमर रिपब्लिक रूल कर रही थी जर्मनी में, उस समय पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है वो वियमर कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस वियमर कॉन्स्टिट्यूशन में अपने आप में इनहेरेंट डिफेक्ट्स थे। तो दीज वर सम ऑफ द रीजंस जिसके चलते वियमर रिपब्लिक वाज नॉट
रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन पीपल। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, हम थोड़ा सा आगे जाके एक टॉपिक पहले कवर कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है और ये आता भी एग्जाम में, व्हाट वर द इनहेरेंट डिफेक्ट्स इन द वीमर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब वीमर रिपब्लिक ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें क्या डिफेक्ट थे, व्हाई डेमोक्रेसी वाज यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं आपको समझाता हूं कि वीमर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कमी थी, क्यों वीमर रिपब्लिक देश सही ढंग से चला नहीं सकती थी, एक सवाल अगर आएगा तो। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स वाला पार्ट पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले बीच में हम वाइल्ड कार्ड एंट्री करवा के क्या कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि वीमर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कमी थी। समझ गए? तो व्हाट वर द इनहेरेंट डिफेक्ट्स इन द वीमर कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। तो जैसे देखें, देयर वर टू मेजर डिफेक्ट्स इन वीमर कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच रिजल्टेड इन इनस्टेबिलिटी एंड वल्नरेबिलिटी टू डिक्टेटरशिप। मतलब वीमर रिपब्लिक चाह रही थी कि वो डेमोक्रेसी को चलाए रखे, डेमोक्रेटिक सिस्टम स्टैब्लिश करके रखे देश में, लेकिन वो जिस तरह से काम करना चाह रहे थे उसके अंदर दो इनहेरेंट डिफेक्ट थे, जिसके चलते डिक्टेटरशिप को पनपने के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड मिल गया था। डिक्टेटरशिप वाज बाउंड टू हैपन इन जर्मनी, क्योंकि सिस्टम ही वहां पे वैसा था। क्या, तो अगर हम देखें क्या डिफेक्ट्स थे, तो पहला डिफेक्ट तो ये था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम था अंडर द वीमर कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जर्मनी में क्या होगा, जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद चुनाव होंगे, चुनाव जो हुए तो उसमें क्या होगा, जैसे मान लो 100% लोग वोट देंगे और 100% वोटर्स में से मान लो कि 30% एक पार्टी को, 20% एक पार्टी को, 10% दूसरी पार्टी को, इस तरह से वोट मिले तो लीडर्स जो आएंगे ना, गवर्नमेंट जो लोग बनाएंगे, तो अभी हम क्या देखते हैं, इंडिया के केस में अगर देखा जाए तो जिसको सबसे ज्यादा मेजोरिटी मिल गई उसकी सरकार बनेगी पूरी, लेकिन यहां ऐसा नहीं था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था। इसके चलते गवर्नमेंट के अंदर 30% लोग पार्टी ए के रहेंगे, 20% लोग पार्टी बी के रहेंगे। ठीक है, तो जिस प्रपोर्शन में वोट मिलेगा उस प्रपोर्शन में क्या होगा, गवर्नमेंट में भी लोग अलग अलग पार्टीज के होंगे। बना दिया रेनबो, और सीधी भाषा में कहें तो बना दी खिचड़ी। अब उस खिचड़ी में क्या होता था, देश चलाना बहुत मुश्किल होता था। ठीक है, क्योंकि सब अलग अलग पार्टी के लोग एक साथ आके सरकार चलाने की कोशिश करेंगे, लड़ बैठेंगे, सिर फोड़ देते थे एक दूसरे का। तो दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम फॉर एनी वन पार्टी टू गेन मेजोरिटी लीडिंग टू द रूल बाय कोलिजन। तो किसी एक पार्टी को मेजोरिटी मिलती नहीं थी और कोलिजन गवर्नमेंट बना के सरकार चलाते थे, एक उधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा। प्रैक्टिकली बड़ी प्रॉब्लम होती थी, प्रैक्टिकली बड़ी प्रॉब्लम होती थी। फिर अगर आगे देखें दूसरी चीज, ठीक है, दूसरी चीज क्या है, मेजोरिटी, हाँ, लीडिंग टू द कोलिजन। और दूसरा डिफेक्ट जो था, ठीक है, सेकंड इनहेरेंट डिफेक्ट क्या था, आर्टिकल 48 जो था वीएमआर कॉन्स्टिट्यूशन का। तो उस आर्टिकल 48 के हिसाब से जो प्रेसिडेंट होगा, ठीक है, प्रेसिडेंट होगा, उस प्रेसिडेंट के पास पावर होगी टू इंपोज इमरजेंसी। प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकते थे अगर उसको इनस्टेबिलिटी लगती है तो। और जब इमरजेंसी लग जाती थी तो उसके चलते क्या होता था कि सारे सिविल राइट्स वगैरह सब सस्पेंड हो जाते थे। फिर प्रेसिडेंट एक रूल बाय डिक्री, यानी कि एक कागज पे लिख के जो लिख देगा मेरा वचन ही है शासन, और लॉ बना दिया जाता था। तो देयर वाज रूल बाय डिक्री इन द केस ऑफ इमरजेंसी, एंड दिस इमरजेंसी वाज फ्रीक्वेंटली इंपोज्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ले दे के बहुत दिन हो गए यार, कुछ हुआ नहीं, देश में इमरजेंसी लगा दो, ठीक है। तो इमरजेंसी का बहुत क्या होता था, फ्रीक्वेंट यूज देखने को मिलता था अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 48 ऑफ द वीमर कॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉल, ठीक है, व्हाट वर द इनहेरेंट डिफेक्ट्स ऑफ द वीमर कॉन्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन बनता है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और आर्टिकल 48 एक इनहेरेंट डिफेक्ट था, जिसके चलते प्रैक्टिकली डेमोक्रेटिक सेटअप में देश को चलाना बड़ा डिफिकल्ट था। अब उस कंडीशन में क्या हुआ, उस कंडीशन में जैसे अगर आप देखोगे तो एक फैक्ट दिया गया है यहां पे कि द वीमर रिपब्लिक डिसॉल्व्ड अबाउट 20 टाइम्स बाय द प्रेसिडेंट विद इन द स्पैन ऑफ 239 डेज। तो शुरुआत का एक साल भी नहीं हुआ, शुरुआत के एक साल के अंदर अंदर 20 बार वीमर रिपब्लिक को डिसॉल्व किया गया। इमरजेंसी लगे, डिसॉल्व करा, फिर इलेक्शन, फिर दूसरे लोग, फिर हटा दिए गए। तो क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो अंदर खिचड़ी बनी हुई है, तो देश कैसे चला पाएंगे, उनमें आपस में सहमति ही नहीं जम पा रही थी, ठीक है, आपस में सहमति नहीं जम पा रही थी। तो ड्यू टू दिस डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम क्राइसिस इन इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी, हिटलर रोज टू पावर। और इस तरह का मतलब ऐसा ना कि हाँ तुम ये कर लो जब तक मैं पावर में राइज कर जाता हूं। हिटलर ने इस स्थिति का फायदा उठाया कि क्या देखने को मिल रहा है कि डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम में बहुत इंस्टेबिलिटी थी, इकोनॉमी, पॉलिटी और सोसाइटी के लगे पड़े थे, अभी बताता हूं कैसे। और इन स्थिति का फायदा उठाते हुए हिटलर पावर में आया, ठीक है। यहां तक अगर समझ में आया तो एक बार रिकैप हो जाए। तो हमने क्या देखा, वीमर रिपब्लिक कैसे, वीमर रिपब्लिक का किस स्थिति में जन्म हुआ, और वीमर रिपब्लिक को लोगों ने वेलकम क्यों नहीं किया, क्योंकि वीमर रिपब्लिक ने ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइन करी थी, जो भी अब बताऊंगा मैं आपको। और वीमर रिपब्लिक का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें अपने आप में इनहेरेंट डिफेक्ट्स थे, अपने आप में कमी थी। इनहेरेंट डिफेक्ट मतलब कमी, ठीक है। अब देखें तो एक कारण यह भी था ना कि व्हाई पीपल यूज्ड टू हेट वीमर रिपब्लिक, या फिर वीमर कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको हेट इसलिए भी करते थे क्योंकि पीपल थॉट कि
इन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइन क्यों करी आखिरकार? ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स क्या थी, अगर फिर कनेक्ट करें तो जर्मनी हारने के बाद में जर्मनी के ऊपर जो ट्रीटी इंपोज करी, जो संधि इंपोज करी अलाइड पावर्स ने, वो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स थी। अब उसके अंदर ऐसा क्या था कि लोगों को ऐसा लगा कि ये नहीं करना था, ये गलत किया तुम, ठीक है, ऐसा क्या था? तो क्वेश्चन यहां पे यही बनता है डायरेक्ट, ठीक है। अगेन जो बच्चे ऐसा है कि सर एग्जाम है कल, बस आज बता दो क्या करना है, फाइन। तो ये आ रहा आपका आईएमपी क्वेश्चन, व्हाट वर द प्रोविजंस अंडर ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, ठीक है, व्हाट वर द कह सकते हैं व्हाट जर्मनी वाज फोर्स्ड टू डू अंडर ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो, किसी भी तरह से सवाल आए ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स मतलब ये एक जो स्लाइड आएगी आपके सामने, ठीक है। तो सवाल बहरूपिया हो सकता है, आपको ये ध्यान रखना होगा कि किसी भी तरह से पूछे, हमें कंटेंट पता है। अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, ठीक है, जर्मनी लॉस्ट ऑल इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, मतलब जर्मनी की जहां जहां कॉलोनी थी ना, कॉलोनी इन द सेंस कि जर्मनी मान लो अफ्रीका में किसी देश के ऊपर कब्जा करके रखा है, तो अलाइड पावर ने इसका बोला चले छोड़ो, आजाद करो उनको, ठीक है। तो जर्मनी लॉस्ट ऑल इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, सब कुछ खोना पड़ा। A tenth of its population सर ऊपर नहीं, 10th of its population मतलब क्या कि जर्मनी की टेरिटरीज को उन्होंने छोटा कर दिया। जर्मनी ने जितना अमीबा की तरह फैलता चला गया था ना वर्ल्ड वॉर में, तो उसको छोटा कर दिया, बोल दिया कि इतनी जनसंख्या तुम्हारे पास नहीं रहेगी, ठीक है। टेरिटरीज भी खो दी और जनसंख्या की डेथ भी हुई वॉर में, ये भी एक पॉइंट है। एंड 13% ऑफ, हाँ, टेरिटरीज और पॉपुलेशन, 1/10 ऑफ पॉपुलेशन एंड 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, 26% ऑफ इट्स कोल माइंस, ठीक है, जिन कोल माइंस से वो देश चला रहे थे, तो 26% कोल माइंस खो दिया, 75% ऑफ आयरन माइंस खो दी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये देखो ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का वो था, तो मतलब ऐसा है कि क्या कर दिया, बिस्तर पे ला दी एक तरह से जर्मनी को, कि वो अब क्या है, शरीर तो है जर्मनी के पास में लेकिन पावर नहीं बची है, ठीक है, पावर नहीं बची उसकी। कोल माइंस ले ली, आयरन माइंस ले ली, और ये लेके देंगे किसको, ठीक है। तो अब दिखती बात है कि जो ट्रीटी इंपोज करे अपना फायदा देखेंगे, तो फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लुथीनिया, इन सारे देशों ने बांट लिया, बंदर बाट मच गई, ठीक है। टू वीकन इट्स पावर, द अलाइड पावर्स डीमिलिटराइज्ड जर्मनी, ठीक है। अब क्या होता है ना, यहां समझना, डर भी था क्या कि बूढ़ा शेर खतरनाक होता है, भले ही बूढ़ा हो गया हो लेकिन वो शेर तो शेर होता है। तो यहां पे उसको कमजोर करने के लिए कि जर्मनी आगे भविष्य में फिर खड़ा ना हो जाए पावर में आके, या फिर हमें आंख ना दिखाने लगे, इसके लिए उसको डीमिलिटराइज कर दिया, बोल दिया कि बम गोले बारूद नहीं बनाओगे तुम, सब हमें दे दो, ठीक है। तो जर्मनी को डीमिलिटराइज कर दिया कि तुम मिलिट्री नहीं रख सकते हो, ताकि तुम कल को फिर हमें आंख ना दिखाओ, ठीक है। तो जर्मनी वाज डीमिलिटराइज्ड, फाइन। ये सारे पॉइंट्स हैं जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस संधि के अकॉर्डिंग जर्मनी के ऊपर इंपोज किए गए थे। अगली चीज, जर्मनी वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लड़े थे सब, ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल किसको बोल दिया? जैसा होता है ना कि जब ऐसा देखते हैं हम स्कूल में कोई कांड कर देते हैं और ऐसा लगता है कि अब सब पकड़े जाएंगे, तो एक आदमी के ऊपर तू ही था मैडम, यही था, ठीक है, सब मिलकर उसको फंसा देते हैं। तो वैसे ही क्या है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल माना गया कि तुम ही हो जिम्मेदार, ठीक है। जर्मनी वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द डैमेजेस सफर्ड बाय द अलाइड कंट्रीज, और जो नुकसान हुआ अलाइड कंट्रीज को, उसके लिए जिम्मेदार तुम ही हो जर्मनी। और अकॉर्डिंग टू दी वॉर गिल्ट क्लॉज, मतलब ये वॉर के लिए पूरा गिल्टी तुम्हें माना जाएगा जर्मनी, ठीक है। जर्मनी बेचारा ऐसा जी सर कर रहा था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दी वॉर गिल्ट क्लॉज, क्योंकि हार गया था ना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी वॉर गिल्ट क्लॉज, ड्यू टू दिस रीजन जर्मनी वाज फोर्स्ड टू पे द कंपनसेशन ऑफ 6 बिलियन पाउंड, ठीक है। 6 बिलियन पाउंड का कंपनसेशन पे करना पड़ेगा जर्मनी को, उस समय पे 6 बिलियन बहुत होता है, ठीक है। और किसको कंपनसेशन? तो यही अलाइड कंट्रीज आपस में बांट लेंगी, बोल देंगे वो हमें चोट लग गई, कंपनसेशन दो, ठीक है। तो अलाइड कंट्रीज ने ये बोला कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द डैमेजेस कॉज्ड टू अस, एंड अकॉर्डिंग टू द वॉर गिल्ट क्लॉज यू विल बी पेइंग अस 6 बिलियन पाउंड एज कंपनसेशन। तो मतलब जर्मनी तो ऐसा होता था कि हाँ मारो मुझे, जर्मनी की स्थिति कुछ इसी तरह से थी कि जिंदा मत छोड़ो तुम, क्यों? क्योंकि उसकी टेरिटरी छुड़ा ली, सारा सब कुछ हो गया। और इसी कारण लोगों को ऐसा लगता था कि ये जर्मनी के साथ क्या हुआ है, जर्मनी के साथ गलत हुआ है। खास करके जर्मनी के लोगों को ऐसा लगता था कि हमारे साथ में अनजस्ट हुआ है, और वीमर रिपब्लिक तुम चुपचाप गर्दन झुका के वहां पे ये ट्रीटी एक्सेप्ट क्यों करके आ गए, मना बोलना चाहिए था। आम जनता को तो ये लगता है ना, ठीक है, ऐसा होता है। फिर आगे देखें तो द रिसोर्स रिच राइनलैंड ऑफ जर्मनी वाज ऑक्यूपाइड बाय द अलाइड आर्मीज। जैसे राइनलैंड जो एरिया है, ठीक है, तो वो राइनलैंड रीजन में रिसोर्सेज बहुत थे, तो उस रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई कर लिया अलाइड आर्मी ने। तो एक तरह से जर्मनी को एक्सप्लॉइट किया गया इस ट्रीटी के थ्रू, ठीक है, इस ट्रीटी के थ्रू एक्सप्लॉइट किया गया। तो दीज वर द पॉइंटर्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, ठीक है। वीमर रिपब्लिक का जन्म हुआ, वीमर रिपब्लिक को लोग हेट करते थे, क्यों? क्योंकि उसने ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइन करी, ये सारे पॉइंट। साथ ही साथ क्या है, जो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर इनहेरेंट डिफेक्ट्स थे, वो क्या थे बता दिया मैंने आपको, ठीक है।
आगे बढ़े। अब इफेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन जर्मनी। अब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में सेटलमेंट जो है तो वो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के थ्रू हो गया, वीमर रिपब्लिक के पास पावर दे दिया। लेकिन उसके आफ्टर माथ को अगर समझे ना, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या स्थिति थी जर्मनी में, उसको अगर समझे तब आपको बड़ी पिक्चर समझ में आएगी कि वहां पे स्थिति क्या थी। तो मतलब अलग अलग एंगल्स पे देखेंगे कि पॉलिटिकली उस समय जर्मनी में क्या चल रहा था लोगों के दिमाग में, ठीक है, इकोनॉमिकली क्या सिचुएशन थी, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली वहां की सोसाइटी क्या चाह रही थी। तो वो सारे इफेक्ट्स को अगर हम देखने की कोशिश करें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में क्या था, तो एक एक से शुरू करते हैं। सोशल इफेक्ट्स की अगर बात करें, सामाजिक रूप से समाज कैसा हो गया था। देखो सबसे पहली चीज तो पूरा यूरोप जो है, तो पूरा यूरोप बिस्तर पे था एक तरह से, मैंने बताया ना, क्यों, क्योंकि लड़ाई से कभी भी डेवलपमेंट नहीं होता, डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, वो लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शन हुआ। तो सोशली पूरा यूरोप जो है, तो पूरे यूरोप में जो देश जीत गए थे वो खुश थे, जो लोग हार गए थे वो बदले की आग लेके अंदर बैठे थे। तो जो एक समय पे कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स था, यूरोप लोगों को लोन बांटता था, ये ले, ठीक है, आज वो लोन लेके बैठा था, अमेरिका ने लोन दिया था यूरोप को बहुत उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। तो फ्रॉम द कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर आपको क्या देखने को मिल रहा है, कॉन्टिनेंट ऑफ डेटर्स में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। सोशल इफेक्ट जैसे देखें कि ये हार्श इंपैक्ट जो रहे वॉर के, इसके चलते सोल्जर्स वर प्लेस्ड अबव सिविलियंस, वो बदले की भावना थी जर्मनी में खास करके लोगों के अंदर, क्या कि आज गलत कर लिया इन लोगों ने, किन लोगों ने, अलाइड पावर्स ने, कल हम मौका आएगा तो बदला लेंगे, ठीक है। तो सोल्जर्स वर प्लेस्ड अबव सिविलियंस, ऐसा माना जाता था कि सोल्जर्स, ऐसा दिखती बात है ना, जब क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा होता है तो अब क्रिकेटर्स को भगवान बना देते हैं, ठीक है। जब आप जैसे देखेंगे तो ओलंपिक्स चल रहे होंगे तो एथलीट्स भगवान बन जाते हैं, जब एग्जाम चल रहे होते हैं टीचर भगवान बन जाते हैं। तो जस्ट अ कंटेक्स्ट, तो उस समय स्थिति वो थी, क्या स्थिति थी, देश की स्थिति वो थी कि लड़ाई चल रही थी, सोल्जर्स वर प्लेस्ड अबव सिविलियन। ट्रेंच लाइफ वाज ग्लोरीफाइड, की ट्रेंच मतलब वो गड्ढे में लड़के खड़े होकर जहां लड़ाई लड़ी जाती थी, उसको ग्लोरीफाई किया जाता था कि ये लोग हमारे देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इस टाइप से, ठीक है। ट्रेंच लाइफ वाज ग्लोरीफाइड, फाइन। देयर वर ग्रेट स्ट्रेस लेड ऑन फॉर मेन टू बी एग्रेसिव। अब यहां पे क्या हो रहा है, जैसे मैं बता रहा हूं आपको कि जर्मनी हार चुका था, सोल्जर्स की लाइफ को ग्लोरीफाई किया जाता था, ठीक है। जैसे जिन्होंने पीस ट्रीटी साइन करी थी ना, वीमर रिपब्लिक, तो वीमर रिपब्लिक के जो फॉलोवर्स थे, खास करके डेमोक्रेट्स, कंजर्वेटिव्स, ये लोग, तो इन लोगों को नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता है कि तुमने जर्मनी की हत्या करवा दी एक तरह से और बदला लिया जाएगा, ठीक है। और ऐसा नैरेटिव था कि मेन जो हैं, तो मेन आर रिक्वायर्ड टू बी एग्रेसिव, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, मस्कुलिन, ठीक है, बाय दी पॉलिटिकल लीडर्स एंड मीडिया, ताकि कल को तुम बदला ले पाओ। तो मतलब वो फुल ऑन वो वाली वाइब थी क्या, कि मर्द को दर्द नहीं होता है, बदला लेंगे जर्मनी के साथ जो गलत हुआ उसका, ठीक है, वो वाली वाइब थी। आगे जिस देखें तो एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर रिजल्टेड इन पॉपुलर सपोर्ट फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप। अब यहां पे इस स्थिति में अगर कोई ऐसी बात करता था, नहीं प्रेम से रहना है, हमें विश्व स्तर पर डेमोक्रेसी को प्रमोट करना है, तो लोग उसको जूता मार देते थे उठा के। क्यों? क्योंकि यहां पे जिस देखोगे तो अकॉर्डिंग टू दी सोशल, कह सकते हैं सोशल अंडरस्टैंडिंग कह लो, या फिर कह सकते हो दी सोशल स्ट्रक्चर थ्रू विच जर्मनी वाज गोइंग, वहां पे वॉर को, रिवेंज को, ठीक है, एग्रेशन को क्या किया जा रहा था, ग्लोरीफाई किया जा रहा था। तो वहां पे डेमोक्रेसी एक बहुत फ्रजाइल आइडिया था। यूजुअली वो लीडर्स जो एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा चलाते थे, नेशनल ऑनर को वापस लाने की बात करते थे, ठीक है, तो इस तरह के जो मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि एग्रेशन जो जितना दिखा पाता था लीडर, उसके लिए सपोर्ट बढ़ता चले जा रहा था, उसके लिए सपोर्ट बढ़ता चले जा रहा था। और इस कंटेक्स्ट में डेमोक्रेसी प्रूव टू बी अ फ्रजाइल आइडिया। इस कंटेक्स्ट में डेमोक्रेसी एक बहुत फ्रजाइल आइडिया था कि डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो, है ना, वैसे वाला, वैसी कह सकते हैं कि वैसा सोसाइटल थॉट था उस समय लोगों का। अब अगर आप देखोगे तो पॉलिटिकली क्या चल रहा था, पॉलिटिकल इफेक्ट्स की अगर हम बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, वीमर रिपब्लिक पावर में आ गई। जो हम क्या कहेंगे कि जो कंजर्वेटिव्स थे, जो मोनार्क वगैरह थे, जो जर्मन एम्पायर के लोग थे, जर्मन एम्पायर तो खत्म हो गया, तो जर्मन एम्परर वगैरह सबको ताक पे बिठा दिया, ठीक है। अब पावर आ गई थी वीमर रिपब्लिक के पास। कनेक्ट करते चलना बस कहानी की तरफ, वीमर रिपब्लिक के पास पावर आ गई थी। तो विद द बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक, ठीक है, देयर वाज पैरेलल पावर्स राइजिंग, ठीक है। वीमर रिपब्लिक के पास पावर आई है, तो उसी के पैरेलल में जैसे अगर आप देखोगे तो अब कनेक्ट करना, चैप्टर 2 पढ़ा है आपने, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। वहां पे आपको एक चीज बताई थी कि रशिया में पॉलिटिकल पार्टी जब बनी, रशिया में जब 1917 में रेवोल्यूशन आया, तो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो पूरे वर्ल्ड में जगह जगह सोशलिस्ट पार्टीज बन रही थी, कम्युनिस्ट पार्टीज बन रही थी। तो जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी भी बनी थी, ठीक है। तो क्या हो रहा है, द बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक coincided with the revolutionary uprising of स्पार्टसिस्ट लीग। स्पार्टसिस्ट लीग क्या है,
तो जिस तरह से वीमर रिपब्लिक चुनाव के बाद में पावर में आ गई ना, तो उसके पैरेलल में स्पार्टसिस्ट लीग बन रही थी, जो कि विच वाज अ पार्टी ऑन द लाइंस ऑफ बोल्शेविक पार्टी फॉर्म्ड इन रशिया। तो रशिया में जैसे कम्युनिस्ट पार्टी, बोल्शेविक पार्टी बनी थी, ठीक है, तो वैसी ही जर्मनी में भी कम्युनिस्ट पार्टी बन रही थी, स्पार्टसिस्ट लीग। और ये स्पार्टसिस्ट लीग जो थी ये चाहती थी कि जैसा जो सोवियत स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है वैसा जर्मनी में भी आए, जर्मनी में भी सोशलिज्म आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अब दिखती बात है, अगर एक कनेक्शन करवाऊं मैं आपको, तो जैसे वहां पे रशिया में क्या थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट थी ना, तो ये वीमर रिपब्लिक वो प्रोविजनल गवर्नमेंट की जगह हो गई है, और ये बोल्शेविक पार्टी क्या हो गई है, स्पार्टसिस्ट लीग की तरह हो गई। बात अलग है कि इनके पास कभी पावर नहीं आ पाई स्पार्टसिस्ट लीग के पास में, लेकिन स्पार्टसिस्ट लीग भी रशिया का जैसा कुछ चाहती थी कि यहाँ पे बदलाव कर दे, हम सोशलिज्म को ले आए, समझ रहे हो ना, तो सोशलिज्म को ले आए। तो समवेयर इन जर्मनी स्थिति कुछ इस तरह की थी कि ये लोग लड़ते रहते थे आपस में। वीमर रिपब्लिक क्या करती थी, वीमर रिपब्लिक के पास क्योंकि पावर थी, गवर्नमेंट थी ना, तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वॉर वेटरन्स, जो लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़े थे, उन लोगों का इस्तेमाल करते हुए स्पार्टसिस्ट लीग के जो लोग थे उनको कुचलवा देती थी, उनको दबा देती थी, उनको डरा धमका देती थी, ठीक है। तो आपस में पॉलिटिकली आपको क्या देखने को मिलेंगे, कन्फ्लिक्ट्स थे बहुत ज्यादा आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। सोवियत स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट वाज डिमांडेड इन बर्लिन बाय स्पार्टसिस्ट लीग, लेकिन जो वीमर रिपब्लिक के लोग थे, ठीक है, तो बट द अपराइजिंग वाज सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ वॉर वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन नोन एज फ्री कॉर्प्स, ठीक है। फ्री कॉर्प्स करके जो वॉर वेटरन्स थे, जो वॉर में लड़े थे, तो उनकी मदद लेती है वीमर रिपब्लिक, और स्पार्टसिस्ट लीग के लोगों को सप्रेस कर देती थी कि नहीं नहीं कोई रेवोल्यूशन नहीं आ पाएगा, कोई सोवियत स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट नहीं आएगी बर्लिन में, बर्लिन यानी कि वहां की गवर्नमेंट, ठीक है, जर्मनी की गवर्नमेंट। अब आगे देखें तो ये पॉलिटिकल इफेक्ट ये था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, पॉलिटिकली क्या स्थिति थी, मैंने बहुत ब्रेक डाउन करके आपको समझा दिया। इकोनॉमिकली क्या स्थिति थी, इकोनॉमिकली की अगर हम बात मतलब इकोनॉमिकली देखा जाए तो अगेन वही वाला पॉइंट है कि वॉर के बाद में बहुत ज्यादा कुछ बचता नहीं आदमी के पास में, ठीक है। तो इकोनॉमिक क्राइसिस की अगर बात करें तो हाइपर इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन थी। जब हाइपर इन्फ्लेशन मतलब एक ऐसी स्थिति जहां पे चीजें बहुत महंगी हो जाना, जहां पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं कि आप रोड पे जा रहे हो ब्रेड लेने के लिए, और आपको ब्रेड लेने के लिए क्या है कि एक ट्रक भर के नोट ले जाना पड़ रहा है, मतलब छोटा सा एक बॉक्स वाला ट्रक, ऐसा बड़ा वाला नहीं, ठीक है। तो एक ट्रॉली भर के मतलब आपको क्या ले जाना पड़ रहा है, नोट ले जाना पड़ रहा है, पैसे, तो समझ लो कि कितनी ज्यादा महंगाई होगी, है ना, कितनी ज्यादा महंगाई होगी। तो जब एक्सट्रीम्स में क्या होता है, चीजों की कीमत बढ़ जाती है, उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। तो जर्मनी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कैसे हुआ, जैसे जर्मनी के ऊपर ऑलरेडी क्या था, वॉर गिल्ड क्लॉज के चलते कंपनसेशन पे करना था, ठीक है, जर्मनी के रिसोर्सेज छुड़ा लिए थे, सारी चीजें कर ली थी, ठीक है। तो जर्मनी फॉट दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मेनली ऑन लोन्स, दूसरों से लोन भी लेके रखा था और तो और, ठीक है। तो एंड लेटर हैड टू रीपे इट इन गोल्ड, और बाद में वो लोन रीपे करना था, ठीक है, गोल्ड के फॉर्म में। तो जर्मनी के सारे गोल्ड रिसोर्सेज भी डिप्लीट हो रहे थे। दिस रिजल्टेड इन द डिप्लीशन ऑफ गोल्ड रिजर्व्स। जर्मनी का पैसा खत्म हो रहा था। अब पैसा खत्म हो रहा था और जर्मनी ने एक पॉइंट पे आने के बाद में क्या बोल दिया कि अब हम दे ही नहीं पाएंगे, पैसा खत्म हो रहा है। तो एज द जर्मनी रिफ्यूज टू पे द लोन इन 1923 में क्या होता है, जर्मनी ने मना बोल दिया कि हम पैसा नहीं लौटा पाएंगे। तो फ्रांस ने क्या बोला, लोन तो लिया लड़ने के लिए और अब पैसा नहीं लौटा रहे हो, वॉर गिल्ड क्लॉज के चलते तुम्हें कंपनसेशन देना पड़ेगी। तो मतलब वो टिपिकल कह सकते हैं कि जमींदार वाला एटीट्यूड दिखाते हुए फ्रांस ने बोला जमीन छुड़ा देंगे हम तुम्हारी, ठीक है। तो इन रिटर्न फ्रांस ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रूर, ठीक है। तो रूर रीजन जो है, तो रूर रीजन को ऑक्यूपाई कर लिया किसने, फ्रांस ने, जर्मनी के। अब जर्मनी कुछ कर भी नहीं सकता था, लड़ सकते नहीं, डिमिलिटराइज कर दिया है, ठीक है। दिखती बात है, कंपनसेशन पे करना ही है, तो अब एक्टिवली तो हम ऐसा भी नहीं कि फ्रांस के मुंह पे ठूसा मार दें जाके, ठीक है। तो जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने एक्सेप्ट कर लिया, चलो ठीक है। जर्मनी सोचा अब क्या करें, तो जर्मनी ने बोला कि करेंसी छापो, पैसे की कमी आ रही है, नोट छापते जाओ। तो नोट छापते गए बहुत ज्यादा, ठीक है। जर्मनी में बहुत ज्यादा क्या किया गया, नोट को छापा गया। रेकलेस प्रिंटिंग ऑफ पेपर नोट्स स्टार्ट कर दिया गया। जर्मनी बिगेन प्रिंटिंग पेपर करेंसी रेकलेसली एंड दिस रिजल्टेड इन ओवर सर्कुलेशन ऑफ द पेपर करेंसी। तो मतलब हो क्या रहा है ना कि पैसा तो बहुत छाप छाप के दे दिया, लेकिन उस वो ऐसा है कि गवर्नमेंट बोल रही है अच्छा पैसे की कमी है, लोगों को पैसे की कमी, ये लो तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी लो, सबको पैसे तो दे दिए, लेकिन अब क्या हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है ना, चीजों का प्रोडक्शन थोड़ी ना हो रहा, वो पैसा तो आप अंधाधुंध छाप रहे हो। कभी कभी आप भी सोचते होंगे कि गरीबी खत्म करने के लिए पैसा छाप दो बहुत सारा, लेकिन पैसा छापने से गरीबी खत्म नहीं होगी, आपको वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा, वो प्रोडक्शन जनरेट करना पड़ेगा। क्योंकि होगा क्या, पैसा सबके पास है, सामान उतना ही है, तो मैं 10 रुपए दूंगा, तुम 20 रुपए दे दोगे, मैं 30 रुपए दे दूंगा, और इससे होता है महंगाई का बढ़ना, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि ऐसी स्थिति हुई कि जब पेपर करेंसी प्रिंट की गई, ठीक है, तो ओवर सर्कुलेशन में आ गई पेपर करेंसी एंड ड्यू टू विच द वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क फेल। और जो जर्मन मार्क था, जैसे इंडियन रुपी है, ठीक है, यूएस डॉलर है, वैसे जर्मन मार्क जो था
तो उसकी वैल्यू बहुत कम होते चलेगी, बहुत कम, इतनी कम होगी कि $1 के कंपैरिजन में करोड़ों का मतलब $1 इज इक्वल टू करोड़ों जर्मन मार्क्स होने लगा। ठीक है, जब इतनी महंगाई बढ़ गई, ठीक है, इतनी महंगाई बढ़ गई तो इस सिचुएशन को, मतलब जर्मनी तो बोल ही दिया कि मैं गरीब हूं, ठीक है, उस तरह की स्थिति आ गई जर्मनी में। ठीक है, और इस स्थिति को क्या कहा गया, दिस केम टू बी नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन। मैंने बताया ना कि अब क्या हो रहा है कि एक ब्रेड का पैकेट लेने के लिए लोगों को एक छोटी सी ट्रॉली भर के पैसा ले जाना पड़ रहा है, और इस तरह की पिक्चर्स, इस तरह की न्यूज जब सरफेस हुई तो लोगों को दया भी आई। ठीक है, अ सिचुएशन व्हेन प्राइस रोज फिनोमिनली हाई। ठीक है, तो इसे हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है जब चीजों की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, कमिंग बैक टू दिस, तो इफेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सोशल इफेक्ट भाई साहब, ठीक है, पॉलिटिकल इफेक्ट्स बहुत दर्द, ठीक है, और इकोनॉमिक क्राइसिस देख ही रहे हो आप। इस स्थिति में लोगों को कुछ दया भी आई। ठीक है, इस स्थिति में लोगों को कुछ दया भी आई तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने चीजों को सुधारने की कोशिश करी थोड़ी सी। कैसे, ठीक है, चीजों को सुधारने की ऐसी कोशिश करी कि अमेरिका ने जब ये स्थिति देखी कि जर्मनी तो डूब ही जाएगा, एज ए कंट्री जर्मनी विल फेल, तो अमेरिका ने एक डेविस प्लान इंट्रोड्यूस किया। ये जो डेविस प्लान इंट्रोड्यूस किया गया था, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि स्थिति को सुधारा जाए। कहां पे, जर्मनी में स्थिति को सुधारा जाए। कैसे, तो यहां पे आपको देखना होगा कि अमेरिका इंटरवीन एंड बेल्ड जर्मनी आउट ऑफ द क्राइसिस बाय गिविंग सम लोन्स। ठीक है, कुछ लोन्स देने की बात करी, कुछ चीजें वेव ऑफ करवा देंगे, कुछ लोन्स दे देंगे। इस तरह से जर्मनी की मदद के लिए अमेरिका आ गया। ठीक है, अमेरिका ने बोला मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। तो अमेरिका ने जिस जोश के साथ में डेविस प्लान के साथ में एंट्री करी और डेविस प्लान के थ्रू स्थिति सुधारने की कोशिश करी जर्मनी की। ठीक है, तो जर्मन इन्वेस्टमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स लार्जली फ्रॉम यूएसए। तो ये जो यूएसए से शॉर्ट टर्म लोन्स आए तो इससे रिकवरी होना स्टार्ट भी हो गई थी, बट दिस रिकवरी वॉज बिल्ट ऑन सैंड। ठीक है, लेकिन ये लंबा चल नहीं पाई चीजें। क्यों नहीं चल पाई, ठीक है, क्योंकि अमेरिका का जो स्टॉक मार्केट था, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, तो जब जर्मनी की मदद के लिए अमेरिका आया तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है वो क्रैश हो जाता है 1929 में। 2-4-5 साल तो सही चलता है 1923 के बाद से, लेकिन जब अमेरिका में इकोनॉमिक सिचुएशन बिगड़ती है, वहां का स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, लोग अपने पैसे विड्रॉ करने लगते हैं, तो दिखती बात है कि अमेरिका के ऊपर जो देश निर्भर थे उनके ऊपर भी दुष्प्रभाव पड़ेगा, गलत इंपैक्ट पड़ेगा। तो अमेरिका की स्थिति खराब हुई, उससे जर्मनी की भी स्थिति खराब होगी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाएगा। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन मतलब कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक स्थितियां जो है तो वो टाइट हो जाती है बहुत। ठीक है, वर्ल्ड वाइड ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन देखने को मिलता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज रिड्यूस्ड टू 40% ऑफ द 1929 लेवल। ठीक है, 1929 का जो लेवल था वहां से 40% तक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया। जर्मनी की स्थिति बता रहा हूं। ठीक है, द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टच एन अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियन, 60 लाख लोग बेरोजगार घूम रहे थे। ठीक है, सेक्शन ऑफ सोसाइटी वर फिल्ड विद द फियर ऑफ प्रोलेटेरियनाइजेशन। प्रोलेटेरियनाइजेशन मतलब क्या है कि एक जो यूजुअली जो नॉर्मल सेक्शन ऑफ सोसाइटी होता है उसे ऐसा लगता है कि हाँ मिडिल क्लास में है, लेकिन वो जो मिडिल क्लास के थे उन लोगों को भी ऐसा लग रहा था दे वर हैविंग एन एंजाइटी ऑफ बीइंग रिड्यूस्ड टू द रैंक ऑफ वर्किंग क्लास। ठीक है, और वर्स और दी अनएम्प्लॉयड पीपल। ठीक है, मतलब लोगों को ऐसा लग रहा था दे आर रिड्यूस्ड टू द लेवल ऑफ पुअर, मतलब जिस स्थिति में वो रह रहा था उससे गरीबी की तरफ चले गए। ठीक है, गरीबी की तरफ चले गए, तो ये प्रोलेटेरियनाइजेशन। फाइन, अब जैसे इतने लोग अनएम्प्लॉयड में थे कि लोग अपने गले में तख्तियां लगा लगा के घूम रहे हैं कि विलिंग टू डू एनी वर्क, कोई भी काम दे दो बस हम काम करने को तैयार हैं। ठीक है, ये स्थिति थी। ठीक है, क्राइम रेट्स बढ़ गए, चोरी बढ़ गई, ये सारी चीजें होने लगी। लार्ज मास ऑफ पीजेंट्री वाज अफेक्टेड बाय द शार्प फॉल इन एग्रीकल्चर प्राइसेस। ठीक है, जैसे जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज वगैरह थी वो तो क्लोज डाउन हो गई हैं, कुछ थोड़े से वेल ऑफ सेक्शन ही ऐसा था जिन्होंने क्या कर पाए थे, अपने आप को बचा रख पाए थे। पीजेंट्री की अगर बात करें, ग्रामीण क्षेत्र में भी क्या है, एग्रीकल्चरल प्राइसेस गिर रही थी, तो इन सबका नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा था। पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम विच सीम्ड टू ऑफर नो सॉल्यूशंस। अब लोगों को लग रहा था कि इस डेमोक्रेसी का अचार डालने क्या। ठीक है, क्यों, क्योंकि इकोनॉमिक स्थिति, पॉलिटिकल स्थिति, ठीक है, सोशल इंपैक्ट अगर आप देखेंगे तो ये स्थिति बन गई थी, ये स्थिति बन गई थी। और यहीं पे जैसे आप वाला पार्ट देखोगे कि जो वीएमआर कॉन्स्टिट्यूशन था तो इट वाज नॉट ऑफरिंग एनी सॉल्यूशन, कोई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और आर्टिकल 48 के चलते चीजें सब ठंडी थी। ठीक है, तो इस पूरी स्थिति में यहां पे डेमोक्रेसी का आइडिया, ठीक है, बहुत रिजेक्टेड था। डिक्टेटरशिप, जहां पे एक व्यक्ति आपको आके ये बोलते कि मैं तुम्हें इन स्थितियों से बाहर निकाल के दिखाऊंगा, तो स्वाभाविक था कि एक व्यक्ति उसके ऊपर विश्वास करेगा, देश की आम जनता उसके ऊपर विश्वास करेगी। तो दिस होल सिचुएशन, ठीक है, मतलब कारण ऐसा, मतलब पॉइंट ऐसा था कि अमेरिका जो बेल आउट दिलवाने आया था, तो अमेरिका की स्थिति खराब तो जर्मनी की भी स्थिति खराब होने, क्योंकि वो उसके ऊपर डिपेंडेंट था। ठीक है, तो दिस होल सिचुएशन, ठीक है, दिस ऑल मार्क्ड द राइज ऑफ हिटलर
टू पावर, ठीक है, और इस स्थिति में हिटलर पावर में आएगा भी, ठीक है। चलो अब एक बार हम क्या करते हैं, यहां तक चीजें रिकॉल करेंगे। तो ये जो मैंने आपको बताया ना, तो स्टोरी क्या है, स्टोरी कहां तक की है कि हिटलर के पावर में आने से पहले क्या स्थिति थी, ठीक है। तो वो वही है कि हीरो कह लो विलन कह लो, जर्मनी के लिए तो हीरो था उस टाइम पीरियड में। तो उसके पहले क्या स्थिति थी, तो उसके पहले वर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक देखा आपने, वेमर रिपब्लिक के बाद में ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। वो वेमर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कमी थी, पॉलिटिकल सोशल और इकोनॉमिक स्थितियां क्या थी, कैसे इकोनॉमिक डिप्रेशन ने जर्मनी की रिकवरी को और वर्स्ट कर दिया, और इस स्थिति में हिटलर कैसे पावर में आएगा, हमें वो समझना है। बैकग्राउंड समझ लिया, ठीक है, उसको एक बार जरा। तो अगर बैकग्राउंड समझ लिया तो अब आगे बढ़ते हैं। हिटलर्स राइज टू पावर, बैकग्राउंड क्या है हिटलर का, तो हिटलर जो है, तो हिटलर वाज बोर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया, ठीक है, और ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ। फिर जर्मनी के लिए क्यों कर रहा था, तो पहले ऑस्ट्रिया और जर्मनी पूरा एक ही पार्ट था, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था उसी का पार्ट था, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया में जन्म हुआ, जर्मनी में पला बड़ा, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, मतलब ही वाज अ पैट्रियट कहेंगे तो अपने देश के लिए, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसने क्या किया, पार्टिसिपेट किया, वर्ल्ड वॉर में प्रमोशन भी हुआ, ठीक है। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हारता है ना 1918 में, तो दी डिफीट हॉरिफाइड हिम एंड दी वर्सेल्स ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस, ठीक है। तो वो बड़ा नाराज हुआ कि बदला लूंगा, वही वो, क्योंकि उस समय कल्चर ही वही था ना, किस चीज का, कि वॉर को, एग्रेशन को, इस चीज को ग्लोरीफाई किया जा रहा था, ठीक। He joined a small group called the German Workers Party. जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया हिटलर ने, और जर्मन वर्कर्स पार्टी में उसने क्या किया, धीरे धीरे वो उस पार्टी में कमांड लेते चले गया, ठीक है। बाद में जब उसके हाथ में इतनी पावर आ गई तो ही रीनेम्ड द पार्टी एज नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, ठीक है। इसी को बाद में नाजी पार्टी कहा गया, ठीक है, नाजी पार्टी कहा गया। अब होता क्या ना, 1923 में इस समय कौन रूल कर रहा है, वेमर रिपब्लिक। तो 1923 में हिटलर प्लान्ड टू सीज कंट्रोल ऑफ बावेरिया, ठीक है, एक प्रोविंस है, एक जगह है, वहां पे हिटलर ने तख्ता पलट करने की कोशिश करी कि पावर अपने हाथ में ले लूं। किससे ले लूं अपने हाथ में पावर, वेमर रिपब्लिक से। लेकिन हिटलर वॉज फेल्ड, और उस कारण से उसको जेल भी हो गई, हिटलर ने कुछ समय जेल में भी बिताए, फिर जेल से लौट के आया बाहर। नाजी पार्टी थी उसकी, उस नाजी पार्टी के थ्रू उसने क्या किया, देखो, तो जैसे देखेंगे हिज प्लान ऑफ सीजिंग कंट्रोल ओवर बावेरिया, ठीक है, तो ही फेल्ड ओवर देयर, ठीक है। ही वाज अरेस्टेड, ट्राइड फॉर टियरसन एंड लेटर रिलीज्ड। बाद में जब छूट के आता है, तो छूट के आने के बाद में वो नाजी पार्टी को गिव अप नहीं करता, उस पर काम करता रहता है, ठीक है, काम करता रहता है। इट वाज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन दैट नाजिज्म बिकेम अ मास मूवमेंट। और अब जब ये इकोनॉमिक स्थिति और बिगड़ती चली जाती है ना, ग्रेट डिप्रेशन आता है 1929 में, वो जो इकोनॉमिक स्थिति फेलियर वाला, तो उस समय पे क्या होता है, उस समय पे जब अब लोगों के पास खाने के लाले पड़ रहे हैं, तब लोगों को ये विश्वास दिलाए किस चीज का, कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करके दिखाऊंगा, मैं तुम्हारे अंदर जो आक्रोश है उसका बदला लूंगा, तुम्हारी स्थितियां सुधारूंगा, तुम्हें रोजगार दूंगा। तो स्वाभाविक है कि लोग उसकी तरफ झुक जाएंगे, लोग उसकी तरफ झुक जाएंगे। तो इट वाज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन दैट नाजिज्म बिकेम अ मास मूवमेंट। तो ग्रेट डिप्रेशन के समय पे नाजिज्म एक मास मूवमेंट में कन्वर्ट हुआ, नाजिज्म एक मास मूवमेंट में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो एक समय पे जैसे अगर आप देखेंगे 1928-27 के टाइम पीरियड में पूरी जर्मन पार्लियामेंट में सिर्फ 2.7%, 2.6% वोट था नाजी पार्टी का, ठीक है। बाय 1932 नाजी पार्टी जो थी तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है विद 37% ऑफ वोट, और 1932 में जब 37% ऑफ वोट के साथ में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है, तब हिटलर अपनी सरकार बनाएगा, ठीक है, तब हिटलर अपनी सरकार बनाएगा। तो ये हिटलर का बैकग्राउंड मैंने बता दिया आपको कि कहां से कहां तक का सफर उसने कैसे तय किया। अब अगर हम बात करें हिटलर की, तो कुछ तो एक्स फैक्टर था। क्या फैक्टर था वो, कि हिटलर का जो तरीका था ना, जिस तरह से वो पावर में आया, क्या, सबसे पहले जैसे हम देखें तो ही वाज अ वेरी पावरफुल ओरेटर, स्पीचेस बहुत अच्छी देता था, बोलता बहुत अच्छी तरह से था, लोगों को अपने वादों से मंदमुग्ध कर लेता था। और वादे थे क्या, ठीक है, तो प्रॉमिसेस और होप्स जो उसने दिखाई, जैसे हिटलर ने क्या बोला कि वो सारे फॉरेन इन्फ्लुएंसेस को वीड आउट कर देगा, ठीक है, जर्मनी को ही विल मेक दी जर्मनी अ ग्रेट नेशन अगेन। फाइन, अनएम्प्लॉयमेंट था तो एम्प्लॉयमेंट की बात करी, उसने बोला कि जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में अनजस्ट हुआ है हमारे साथ, उसको अंडू कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह के प्रोमिसेस किए उसने, लोगों को होप दिखाई, लोगों ने ये देखना शुरू कर दिया कि वो एक मसीहा की तरह आया है जो हमारे सारे दुख दर्द परेशानी खत्म कर देगा। और उसका जो स्टाइल था, स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, लाइक आप जैसे ऑब्जर्व करो तो बड़ी बड़ी रैलियां होती थी, ठीक है, नाजी सैल्यूट करते थे बच्चे बड़े सभी लोग, ठीक है। इस तरह से क्या होता था, ये स्वास्तिका के बैनर के साथ में, इनफैक्ट यहाँ पे ये जो नाजी सिंबल है ना, ये नाजी सिंबल, दिस इज नॉट टू बी एसोसिएटेड विद द स्वास्तिका इन आवर कल्चर। जो भारत के कल्चर में स्वास्तिका है उससे एसोसिएट नहीं करना चाहिए, ठीक है।
क्योंकि ये अलग ही कॉन्सेप्ट है, ये अलग ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री, मुझे भी पहले वही लगता था कि वो आर्यन रेस से ओरिजिनेट करके लिया है, लेकिन जब मैंने पढ़ा, जाना, समझा तो मैं समझ में आया कि दोनों चीजें अलग अलग है, ठीक है। ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी से एसोसिएट किया जाता है। आर कल्चर, हमारा कल्चर तो वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, तो हमारा स्वास्तिका अलग है और ये रेड बैनर नाजी अलग है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है आपको। तो अब जैसे ये रैलियां वगैरह जो होती थी, तो ऐसी बड़ी बड़ी स्पेक्टिकुलर रैलीज वगैरह ऑर्गेनाइज की जाती थी, ठीक है, स्पीचेस होती थी, ठीक है, सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन्ड होता था। और इसके चलते क्या है, इसके चलते जैसे अगर आप देखेंगे तो इसके चलते आप जैसे देखेंगे तो हिटलर का ये स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स था जो लोगों को अपनी तरफ क्या करता था, आकर्षित करता था, ठीक है। तो इस तरह से हिटलर जो है तो पावर में आया। अब पावर में हिटलर आया, या फिर कह लो कि हिटलर पॉपुलर हुआ। पॉपुलर हो जाने से पावर में नहीं आ गए। क्या हुआ कि जैसे मैंने बताया कि 1932 आते आते सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो नाजी पार्टी की फॉर्म में इमर्ज हुई, ठीक है। नाजी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरह इमर्ज हुई। अब जैसे अगर आप यहां देखोगे तो यहां से आगे क्या कहानी बढ़ रही है कि हिटलर पावर में आएगा, ठीक है, पॉपुलर था, पावर में आएगा, पावर में आने के बाद डिस्ट्रक्शन मचाएगा। डिस्ट्रक्शन मचाएगा इन द सेंस कि जो ऑलरेडी स्टैब्लिश सिस्टम था वो हिटलर को बोल रहा था कि इस ढांचे में चलो तुम, एक डेमोक्रेसी के हिसाब से, और हिटलर तो अपने हाथ में पूरी पावर लेना चाहता था। तो उसने डिस्ट्रक्ट कैसे किया डेमोक्रेसी को, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट टॉपिक। उसने डेमोक्रेसी को कैसे डिस्ट्रक्ट किया, तो द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, अब वो समझना है हमें, ठीक है। तो अब क्या होता है, 30 जैन 1933, ठीक है, 1932 के चुनाव के हिसाब से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज हुई। 30 जनवरी 1933 के दिन हिटलर को चांसलरशिप ऑफर की गई। जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, तो जर्मनी में कह सकते हैं मोस्ट पावरफुल अथॉरिटी किसके पास जाएगी, प्राइम चांसलरशिप के पास जाएगी। जैसे यूएसए में प्रेसिडेंट के पास होती, तो अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम, अलग अलग वो रहता है पावर। तो यहाँ पे आप जैसे देखेंगे तो हिटलर को चांसलरशिप दी गई, ठीक है, कब, किसके द्वारा, तो प्रेसिडेंट थे हिंडनबर्ग। प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने मतलब तिलक लगा के 10 रुपए का नोट देके बोल दिया कि आज से तुम पावर संभालो देश की, ठीक है। तो हिटलर को क्या होता है, चांसलरशिप मिली, मतलब ही बिकेम द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द कंट्री। अब चांसलरशिप मिलने के बाद में हिटलर सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। समझना, हिटलर तो चाहता था कि पूरी पावर उसके हाथ में आ जाए, तो वो डेमोक्रेसी को तो फुटबॉल बना देगा। कैसे, तो सबसे पहले हिटलर ने क्या किया, सबसे पहले जितने भी कंजर्वेटिव्स वगैरह थे जो उसके अगेंस्ट में बोल सकते थे, दे वर ऑल पैक्ड एंड सेंट टू द कंसंट्रेशन कैंप्स। बोला इनको ठिकाने लगाओ सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे अगर आप देखोगे तो एक फायर डिक्री पास होती है ऑन 28 फरवरी 1933। एक महीने के अंदर अंदर एक मतलब जर्मन पार्लियामेंट में एक मिस्टीरियस फायर ब्रेकआउट हो जाती है। अब किसने लगवाई क्या पता नहीं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी ढोल दी गई कम्युनिस्ट के ऊपर और बोल दिया गया कि लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, देश को डुबाने की कोशिश की जा रही है, और इस तरह से उसने लॉ बनाना चालू किए, ठीक है। तो एक फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1993 indefinitely suspended the civic rights like freedom of speech, press and assembly। सारे राइट्स सस्पेंड कर दिए कि देश में इस समय क्या है, बहुत बड़ा संकट है, जब देश की पार्लियामेंट में आग लग सकती है तो कुछ भी हो सकता है, मतलब उस तरह का नैरेटिव बना के उसने सारे राइट्स सस्पेंड कर दिए, इमरजेंसी है, ठीक है। असेंबली दैट हैड बीन गारंटीड बाय द वीमर कॉन्स्टिट्यूशन, तो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ने जो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन दिए थे उनको सबको क्या डब्बे में पैक करके बोल दिया है कि हैप्पी गिफ्टिंग, और वो समुद्र में फेंक दिया जाके कि आज से कोई तुम्हारे अधिकार नहीं है। समझ में आया। तो यहां जैसे अगर आप देखोगे तो फायर डिक्री के थ्रू उसने क्या किया, सबसे पहले लोगों के राइट्स को लिमिट किया। फिर उसने क्या किया, फिर उसने देखा कि उसके दुश्मन कौन है, तो मैंने बताया जैसे कंजर्वेटिव्स आवाज उठा सकते थे तो उन्होंने उनको पहले ठिकाने लगाया, ठीक है। फिर दूसरा जैसे अगर आप देखोगे द रिप्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट्स, तो कम्युनिस्ट जो थे जैसे वो स्पार्टिस्ट लीग वाले जो लोग थे वो भी पावर की उनकी भी एस्पिरेशंस तो थी कि हमें भी पावर में आना है, तो क्या किया यहाँ पे, द रिप्रेशन ऑफ कम्युनिस्ट्स, तो कम्युनिस्ट को ठिकाने लगाने का काम चालू किया, ठीक है। सारे कम्युनिस्ट को उसने क्या कर दिया, एक तरह से पहले तो उनके ऊपर कम्युनिस्ट पार्टीज को बैन किया गया, नाजी पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी नहीं रहेगी। फिर उनके ऊपर मुकदमे चलाए गए अलग अलग, ठीक है। बहुत सारे मर्डर्स हुए इस टाइम पीरियड में, जैसे अगर आप देखोगे जर्मनी में, ठीक है, पावर में आने के बाद में जनवरी के बाद से 1933 का जो साल रहा उसमें देयर वर मेनी मर्डर्स, ठीक है, मिस्टीरियस मर्डर्स, और जिसमें बहुत सारे कम्युनिस्ट लीडर्स को मार दिया गया, ठीक है। तो हिटलर क्या कर रहा है, जैसे आप स्थिति समझोगे ना तो हिटलर कुछ इस तरह से है कि उसे पावर लेना है अपने पास में, ठीक है। तो वो पावर एक्वायर करने के लिए क्या कर रहा है कि हर हथकंडे का इस्तेमाल कर रहा था और अपने आप को विजेता घोषित कर रहा था। मतलब इंटरेस्टिंगली ये जो जिस मूवी का जीआईएफ है उसका नाम भी डिक्टेटर ही है, ठीक है। तो हिटलर ने इस तरह से कम्युनिस्ट लोगों को ठिकाने लगाना चालू कर दिया। ऑन 3 मार्च 1933 द फेमस एनेबलिंग एक्ट वाज पास्ड, ठीक है। तो 3 मार्च 1933 में क्या किया गया,
फेमस एनेबलिंग एक्ट पास किया गया। एनेबलिंग एक्ट क्या है? इस एक्ट के चलते हिटलर ने बोल दिया कि आज से डेमोक्रेसी को हम फुटबॉल बनाते हैं और डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश करते हैं जर्मनी में। ठीक है, तो ये जो एनेबलिंग एक्ट पास किया गया, तो दिस वाज वन ऑफ द वे टू एस्टैब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। ठीक है, जिसके चलते सारे सिविल राइट्स वगैरह सब सस्पेंड हो जाएंगे। आज से हिटलर जो होगा कंट्री का डिक्टेटर होगा, एंड ही विल साइडलाइन द इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड रूल बाय द डिक्री। मतलब एक लॉ इशू करके वो रूल करेगा। अब उससे किसी की कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है, पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है। आज से वो क्या है, अहम ब्रह्मास्मि वाली स्टेज पे आ गया कि वो खुद पूरा देश चलाएगा। ठीक है, तो ये हुआ। इसके बाद जैसे देखेंगे, अब इसके बाद क्या हो रहा है ना, देखो ये तो सब उसने किया, दिस ऑल वाज डन फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी को कैसे डिस्ट्रक्ट किया जाए, खत्म किया जाए। डेमोक्रेसी डिस्ट्रक्ट कर दी, अब लोग आवाज भी उठाएंगे। ठीक है, लोग आवाज भी उठाएंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए हिटलर ने क्या किया? हिटलर ने स्पेशल सर्विलांस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस को एस्टैब्लिश किया, वर क्रिएटेड टू कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी इन वेज दैट द नाजीज वांटेड। मतलब जैसा नाजीज चाहते थे, जैसा हिटलर चाहता था, उस तरह से सोसाइटी को डरा के, धमका के, दबा के रखा जा सके। तो स्पेशल सर्विलांस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस को एस्टैब्लिश किया गया, जैसे स्टॉर्म ट्रूपर्स एक पुलिस हो गई, गैस्टापो सीक्रेट पुलिस हो गई। ठीक है, क्रिमिनल पुलिस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज। तो एक तरह से ऐसा लग रहा था जैसे कि वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो किसी, उस तरह से देश के स्ट्रक्चर को बना दिया गया। ठीक है, तो सक्सेसफुली मतलब बहुत खुशी वाली चीज तो नहीं, लेकिन दिस इज हाउ द हिटलर सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी इन जर्मनी एंड एस्टैब्लिश्ड डिक्टेटरशिप। समझ में आया? चलो एक बार फिर रिकॉल करेंगे हम। क्या? तो हमने बैकग्राउंड देखा, वो पूरा वीएमआर रिपब्लिक और सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी वो वहां तक। उस बैकग्राउंड में हिटलर ने जिस तरीके से जो प्रॉमिसेस किए, जो होप्स दिखाई, ठीक है, दिस लेड टू द राइज ऑफ हिटलर, राइज ऑफ हिटलर टू द पावर। जहां पे आपको क्या देखने को मिलता है कि उसकी पार्टी जो है तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरह इमर्ज होकर आती है। और वंस द चांसलरशिप वाज ऑफर्ड टू हिम ऑन 30 जनवरी 1933, उसके बाद से क्या है, उसने सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय कर दिया डेमोक्रेसी को, डिक्टेटरशिप को स्टैब्लिश कर दिया। एंड ही टुक ऑल द कंट्रोल, ऑल द पावर्स इन हिज हैंड। अब क्या है ना, अभी भी लेकिन हिटलर के सामने एक चैलेंज था कि उसके पास पावर आ गई है, लेकिन वो पावरफुल नहीं हुआ है। समझे इस स्टेटमेंट को? मतलब अभी उसको ये भी देखना है कि जो जर्मनी में अब उसने पूरी पावर अपने हाथ में ले ली है, वो जर्मनी पावरफुल नहीं है। वो जर्मनी की इकोनॉमी अभी भी खस्ता है, वो जर्मनी में रिसोर्सेस की अभी भी कमी है, वो जर्मनी के ऊपर कह सकते हो फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसए और रशिया ये सब अभी भी आंख दिखा रहे हैं, डरा रहे हैं। तो हिटलर को ऐसा था कि जर्मनी को पावरफुल बनाना है, मेरे हाथ में पावर आ गई, जर्मनी को पावरफुल बनाना होगा। तो डिस्पाइट, मतलब दिस इज ऑब्वियसली वेरी वेल एक्सेप्टेड कि हिटलर वाज नॉट अ गुड पर्सन, ठीक है, बट ही वाज अ ग्रेट लीडर आई वुड से। क्योंकि आप देखो ना, एक ऐसा व्यक्ति जो किस स्थिति में देश के कमांड अपने हाथ में ले रहा है और ठान के रखता है, और वो देश को उतना मजबूत बनाता भी है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या है, खून पसीने छूट गए थे एक बार के लिए अलाइड पावर्स के, थैंक्स टू यूएसए अगेन, कि यूएसए एंट्री नहीं करता तो जर्मनी नहीं हारता। या फिर जर्मनी की कुछ खुद की भी गलतियां थी, मतलब इस चीज पे हम बहुत बात कर सकते हैं, दिस इज माय कोर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन अभी हमें सिर्फ रिवीजन सीरीज रखना है। ठीक है, तो अब बात वही आ रही है कि पावर में आने के बाद में फिर से पावरफुल कैसे बनाया जाए देश को। रिकंस्ट्रक्शन हेडिंग है ना, रिकंस्ट्रक्शन। तो वह रिकंस्ट्रक्शन कैसे होगा? इकोनॉमी का, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन कैसे होगा कह सकते हैं जियोपॉलिटिक्स में, कि जो जर्मनी को घेर के रखा, डरा के रखा जा रहा था, उससे उन बंधनों से मुक्त होकर अभय कैसे बने। जर्मनी को यह भी तो एक टास्क था ना कि कैसे मैं फियरलेस बन जाऊं। तो हिटलर ने क्या किया? देखो, हिटलर असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिस्ट हल्मर सैच। ठीक है, हल्मर सैच जो है तो उन्हें जिम्मेदारी दी कि भाई साहब तुम एक इकोनॉमिस्ट हो, जैसे डॉक्टर का काम होता है पेशेंट को सही करना, तुम इकोनॉमिस्ट हो, इकोनॉमी के डॉक्टर हो, हमारी इकोनॉमी में सुधार कैसे किया जाए। तो हिटलर ने हल्मर सैच को अपॉर्चुनिटी दी कि करके दिखाओ देश के लिए। तो हल्मर सैच ने भी क्या किया, काम किया। ठीक है, उन्होंने स्टेट फंडेड फुल वर्क मतलब फुल्ली स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम चलाया कि सरकार जिम्मेदारी ले, लोगों को रोजगार दे, लोग रोजगार में काम करेंगे तो देश अपने आप ग्रो होगा। ठीक है, तो उस पे जैसे अगर आप देखेंगे तो हल्मर सैच ने इकोनॉमिक रिकवरी के लिए प्रोग्राम्स लाए, जैसे फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम, जिसके चलते जर्मन सुपर हाईवेज डेवलप किए गए ताकि कनेक्टिविटी फटाफट हो, सामान एक जगह से दूसरे का फटाफट पहुंच जाए। ठीक है, और उन जर्मन सुपर हाईवेज पे फोकस किया गया ताकि लोगों को काम भी मिलेगा और कंट्री का इंफ्रा भी डेवलप होगा, उससे इकोनॉमी में एडवांटेजेस भी ऐड होंगे। ठीक है, फिर जैसे पीपल्स कार वॉक्सवैगन, ठीक है, तो वॉक्सवैगन एस्टैब्लिश की गई जर्मनी में, जिससे क्या हो गया, जिससे एक्सपोर्ट करने लगे। जर्मन सुपर कार्स आर
नोन फॉर दैट, ठीक है। कार एक्सपोर्ट करने लगे, पैसे आने लगे। अब इकोनॉमी में पैसा आया, ठीक है, तो मजा आ रहा था उन्हें कि हाँ इकोनॉमी रिकवर कर रही है, इकोनॉमी रिकवर कर रही है। फॉरेन पॉलिसी की बात करें अगर, तो इकोनॉमिक फ्रंट पे थोड़ी सी सक्सेस पाई। अब हिटलर ने बोला कि अब बदला लिया जाएगा। तो फॉरेन पॉलिसी अगर जैसे देखें तो एक लीग ऑफ नेशंस बना था, जैसे आज यूनाइटेड नेशंस है ना, वैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में लीग ऑफ नेशंस एक ग्रुप बना था। अब उस लीग ऑफ नेशन में जर्मनी भी पार्ट था, पर जर्मनी भी पार्ट था तो ऐसे हाथ जोड़ के जी सर करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि वहां पे जर्मनी को हराने वाले कंट्रीज जो थे वो डोमिनेटिंग पोजीशन पे थे, फ्रांस वगैरह। तो फॉरेन पॉलिसी में हिटलर ने सबसे बोला ये लीग ऑफ नेशन से बाहर निकालो फटाफट। क्यों? क्योंकि मुझे मतलब ऐसे है कि झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, उस टाइप से हिटलर का एटीट्यूड था। और हिटलर ने बोल दिया कि मुझे लीग ऑफ नेशन का पार्ट नहीं बनाना जर्मनी को। तो ही पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस इन 1933। अब वो क्या है? आजाद है, पंछी बनूं, उड़ता फिरूं मस्त गगन में, उस टाइप से। अब वो बाध्य नहीं था किसी चीज के कि तुम मुझे बांध के रख सकते हो। अब हिटलर बोलेगा कि मैं किसी कॉमन ग्रुप का पार्टी नहीं हूं, तो मैं अपने हिसाब से कुछ भी करूंगा, ठीक है। तो ही पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशन इन 1933। सबसे पहला काम ये किया, रीऑक्युपाइड द राइनलैंड। तो जिस एरिया पे कब्जा किया था एक्सिस अलाइड पावर्स ने, ठीक है, तो वो राइनलैंड को छुड़ा लिया। जैसे वो कंपनसेशन नहीं पे कर पा रहे थे, तो रूर रीजन, राइनलैंड, इन सारे एरियाज को जब कैप्चर कर लिया था ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के बाद में, तो उसने वापस छुड़ा लिया, ठीक है। तो ही रीऑक्युपाइड द राइनलैंड इन 1936 एंड इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया इन जर्मनी। अब वही कि ऑस्ट्रिया और जर्मनी क्योंकि एक था और जितनी ज्यादा टेरिटरी उतने ज्यादा रिसोर्सेस, तो उसने ऑस्ट्रिया और जर्मनी को क्या कर दिया? इंटीग्रेट करवा दिया वापस से, कि वापस जोड़ो, ठीक है। ऑस्ट्रिया और जर्मनी इंटीग्रेट होगा 1938 में। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट था। और 1939 में वर्ल्ड वॉर चालू होगा। तो अब ऐसा हो रहा ना कि उसने एक उंगली पकड़ी, ये लोग कुछ नहीं बोले, उसने पूरा पोचा खींचा, इन लोग कुछ नहीं बोला, पूरा हाथ खींचने की कोशिश करने लगेगा। अब तो वैसे ही क्या हो गया, हिटलर बनता चले गया। ध्यान रखना कि दूसरी कंट्रीज कुछ बोल नहीं पा रही थी, डर भी एक कारण था, और दूसरी कंट्रीज को ऐसा लग रहा था कि यार इन्होंने बहुत सफर किया बेचारों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में ट्रीटी में, तो चलो थोड़ी सी कर लेने देते। लेकिन वो कब कर लेने देते हैं, एक बड़े विकराल रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। खैर, तो जैसे देखें तो व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय द हिटलर, ठीक है। ध्यान रखना यहां पे ये आ जाता है फॉर द इकोनॉमिक रिकवरी, ठीक है। व्हाट वाज द फॉरेन पॉलिसी ऑफ हिटलर, ये क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। पिछला टॉपिक जो हमने पढ़ा है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें एनेबलिंग एक्ट हो गया कि एनेबलिंग एक्ट जो है, तो एनेबलिंग एक्ट क्या है बताओ। तो ये सारे सवाल बन के आते हैं। तो व्हाट वर दी पॉलिसीज ऑफ हिटलर ऑन दी फ्रंट ऑफ इकोनॉमी, या फिर कह सकते हैं व्हाट वर दी इकोनॉमिक पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय हिटलर। तो ये रिकंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया। फॉरेन पॉलिसी में लीग ऑफ नेशन से बाहर ले आए, राइनलैंड को रीऑक्युपाई कर लिया, इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया इन जर्मनी 1938 अंडर दी स्लोगन क्या दिया? वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। मतलब ऑस्ट्रिया के लोग और जर्मनी के लोग एक ही लोग हैं, जर्मन लैंग्वेज बोली जा रही है, ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया को वन पीपल वन एम्पायर, तो एक ही एम्पायर होना चाहिए, एक ही लीडर होना चाहिए, जो होगा हिटलर, ठीक है। तो उस नाम के अंडर में उन्होंने जोड़ने की कोशिश करी, अब हो क्या रहा था ना कि हेल्मर सैच और हिटलर दोनों ने शुरू साथ में बहुत अच्छे से किया था, लेकिन हेल्मर सैच जो है तो वो एक गाना गा रहा था कि जरा होले होले चालो, ठीक है मोरे साजना। क्यों? क्योंकि उसको दिख रहा था कि हिटलर बहुत एग्रेसिव होते जा रहा है। और हिटलर ने क्या बोल दिया? हिटलर ने बोल दिया कि हिटलर ऐसा था कि नहीं भाई, क्या कि मुझे होले होले नहीं चलना है, ठीक है। हिटलर चूज वॉर एज द वे आउट ऑफ अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। हिटलर वाज लाइक मैं झुकेगा नहीं, ठीक है। तो हिटलर ने तय कर लिया था कि अब मतलब वही है कि मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे अपने हिसाब से करना पड़ेगा, मुझे बदला लेना है। हेल्मर सैच जो है तो उसको हिटलर ने हेल्मर सैच को ये बोल दिया कि कॉशियस स्टेप लेके नहीं चल सकते, यू मे लीव। तो उनकी नहीं बनी आपस में, ठीक है, उनकी नहीं बनी। और हिटलर वाज हैविंग द ओपिनियन कि अब रिसोर्सेज भी चाहिए, ग्रो भी करना है, इनको हराना भी है, सबसे बदला भी लेना है। तो हिटलर चोज वॉर एज द वे आउट ऑफ द अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। तो इकोनॉमी को और ग्रो करवाना है। मतलब यहां क्या हो रहा था ना कि जो पैसा कमा रहे थे सब मिलिट्री में लगा दिया जा रहा था। तो हेल्मर सैच को ऐसे ही लगा कि हमें कंट्री के डेवलपमेंट का सोचना, बदला बाद में लेते रहना। लेकिन हिटलर ने ऐसा बोल दिया कि नहीं, इतना नहीं सोच सकते, मुझे तो पावर चाहिए। और वो पावर के लिए उसने सोचा कि वॉर इज द ओनली वे टू कम आउट ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस। कैसे? कि इसको हराएंगे, इस कंट्री को इसके सारे रिसोर्सेज ले लेंगे, उस कंट्री को हराएंगे, उसके सारे रिसोर्सेज ले लेंगे। मतलब गुंडागर्दी पे उतरना था कुल मिला के, ठीक है। और वही होता भी है। तो इन सितंबर 1939, ठीक है, जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। ध्यान रखना, ठीक है। अब जब हिटलर का पर्सपेक्टिव हो गया था कि लड़ाई से ही अब पावर आ सकती है अपने हाथ में, इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकल के आ सकते हैं, तो उसके चलते 1939 में जर्मनी ने इन्वेड कर दिया। कहां? जर्मनी ने इन्वेड कर दिया पोलैंड में। पोलैंड कहां है? तो बाजू में ही है। मतलब जैसे ये जर्मनी है तो ये जर्मनी के बाजू में लगा हुआ पोलैंड था, पोलैंड पे कब्जा करना है।
पोलैंड पे जब इन्वेड कर दिया ना, तो दिस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर। क्यों? क्योंकि पोलैंड को प्रोटेक्शन देने की बात करी थी फ्रांस ने और ब्रिटेन ने, तो पोलैंड ने आवाज लगाई कि भैया आ जाओ, जल्दी मार रहा है जर्मनी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, फिर पोलैंड के बचाव में ब्रिटेन और फ्रांस उतर के आते, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था, ठीक है। एंड दिस मार्क्ड द सेकंड वर्ल्ड वॉर। इससे सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, ठीक है। रशिया, अभी पता है एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, रशिया पिक्चर से बाहर है, क्योंकि रशिया और जर्मनी के बीच में एक संधि हो गई थी, एक एग्रीमेंट हो गया था कि मैं कुछ भी करूंगा, तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करूंगा, तो तुम मेरे ऊपर हमला मत करना, तुम दूसरी वाली टीम का साथ भी मत देना। स्टालिन और हिटलर की आपस में बातचीत हो गई थी, ठीक है। बोल रहे होंगे सर बता, तो ऐसा नहीं सर बैठे थे वहां, बाकी दिस इज इन रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो स्टालिन और हिटलर का आपस में एग्रीमेंट हो गया था। इनफैक्ट मुझे नाम मिस हो रहा है, तो नाम भी बता दूं मैं, ठीक है। तो उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या था कि रशिया शांत रहेगा, तो जर्मनी भी बहुत कॉन्फिडेंस में था कि पहले पोलैंड को हराऊंगा, फिर फ्रांस को हराऊंगा, फिर ब्रिटेन को हराऊंगा, फिर पूरे विश्व का मसीहा बन जाऊंगा, उस टाइप से, ठीक है। तो विथ द जर्मन या फिर विद जर्मनी इन्वेडिंग पोलैंड, दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर। यहां से सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, ठीक है। सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। अब सेकंड वर्ल्ड वॉर का पूरी कहानी, इस पर क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन मैं आपको कहानी बता दे रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो बनेगा, इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, और कैसे डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, इनहेरेंट डिफेक्ट, ट्रीटी ऑफ वर्सेस, ये सारी चीजें ध्यान रखते चलना। वहां पे इकोनॉमिक सिचुएशन क्या थी, किस टाइम पीरियड में, 1929 में जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, तो फाइन। तो अब जैसे अगर आप देखोगे तो सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या होता है ना कि पोलैंड पे पूरा कब्जा कर लेता है 1939 में, कौन? हिटलर। पोलैंड को तो अपनी लेबोरेटरी बना लेता है वो, ठीक है, कि अब यहां पे क्या होगा, यहां पे तांडव चलेगा एक तरह से, ठीक है। तो अपनी लेबोरेटरी बना लेता है एक्सपेरिमेंट्स के लिए, ठीक है। अब पोलैंड पे कब्जा कर लिया, और उसके बाद में हिटलर जो रहता है ना, तो जापान के साथ में, जस्ट अ स्टोरी बता रहा हूं, जापान के साथ में और इटली के साथ में भी हाथ मिला लेता है, और ये तीनों देश आके मिलके क्या बना लेते हैं, ठीक है, एक ट्राइपार्टाइट पैक्ट साइन करते हैं, जिससे अब तीनों देश एक दूसरे के साथ है। कौन कौन? तो इटली, जर्मनी और जापान, ठीक है। इटली, जर्मनी, जापान तीनों एक साथ आ गए। अब ये तीनों आंख दिखा रहे हैं किसको? दूसरे देशों को। जैसे पोलैंड पे इन्होंने कब्जा कर लिया, फाइन। अब यहां पे गलती ये हो जाती है कि हिस्टोरिकल ब्लंडर कहा जाता है इसे, कि और टेरिटरी और रिसोर्सेज की चाह में जर्मनी अपना वादा तोड़ के रशिया के ऊपर ही हमला कर देता है। अब जर्मनी अपना वादा तोड़ के जब रशिया के ऊपर हमला कर देता है, तब क्या होता है? तब ये होता है कि रशिया बोलता है कि अरे यार, ठीक है, धोखा हो गया, ठीक है। तो रशिया भी पलट के जवाब करता है। तो जो रेड आर्मी थी, रेड रशियन आर्मी, वो जर्मन सोल्जर्स के पीछे लग जाती है, दोनों के बीच में झड़प होती है, और रशिया हावी हो जाता है जर्मनी में सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। रशिया जर्मनी के ऊपर हावी हो जाता है सेकंड वर्ल्ड वॉर में। अब जर्मनी को अब क्या करना है, जर्मनी ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। कैसे एक्सपोज कर दिया? अगर मैं थोड़ा सा, आप जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हो तो बताता हूं। जैसे अगर ये जर्मनी है, ठीक है, ये पोलैंड वॉलैंड पे कब्जा कर लिया, ठीक है, इधर रशिया है, तो अब जर्मनी इधर ईस्टर्न फ्रंट पे रशिया से भी लड़ रहा है, और इधर वेस्टर्न फ्रंट पे क्या है, जर्मनी फ्रांस वगैरह से भी लड़ रहा है, ठीक है, फ्रांस वगैरह से भी लड़ रहा है। तो अभी तक क्या था कि जर्मनी अगर जैसे रशिया से नहीं लड़ता मान लो, तो क्या रहता है, इधर पीस हो जाती, क्योंकि पोलैंड पे कब्जा कर लिया, एक ही फ्रंट पे लड़ना होता। लेकिन अब उसने अपने दोनों फ्रंट्स को एक्सपोज कर दिया, दोनों तरफ से लड़ाई वो संभाल नहीं पा रहा था। और ठीक है, स्थिति और बुरी कब हो जाती है, जब एक्सिस पावर, मतलब जर्मनी, इटली, ठीक है, जर्मनी, इटली और जापान, ये तीनों मिलके जो मैं आपको बता रहा हूं ना क्या कहलाते हैं, ट्राइपार्टाइट पैक्ट बनाते हैं, एक्सिस पावर बनते हैं। तो इन्हीं की टीम का एक पार्टनर जापान क्या करता है, यूएसए के ऊपर, यूएसए का एक पोर्ट था पर्ल हार्बर, उसके ऊपर हमला कर देता है। उसके ऊपर जब हमला कर देता है तो यूएसए बोलता है आटा माजी सटक ली, और यूएसए क्या करता है फिर, जैसे वॉर में जब एंट्री कर जाता है तो यूएसए इनको सपोर्ट करता है, फ्रांस को, रशिया को, ब्रिटेन को, यूएसए, ठीक है। ये चारों कंट्री अलाइड पावर्स बनते हैं, और फिर ये जो इनका एक्सिस पावर था, तो इटली को भी हराते हैं, जापान को भी हराते हैं, और जर्मनी को भी हराते हैं, ठीक है। हिरोशिमा नागासाकी के बम जो फोड़े जाते हैं, तो वो हैप्पी एंडिंग नहीं कहेंगे हम, मतलब द एंड टाइप के बम रहते हैं, कि जिसके बाद में वॉर वॉज ब्रॉट टू एन एंड, ठीक है, वॉर खत्म हो गई। कौन हार गए? जर्मनी हार गए, नाजिज्म हार गया, फासिज्म हार गया, इटली हार गया, जापान हार गया, और इस तरह से क्या होता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से कहानी जो शुरू हुई है और सेकंड वर्ल्ड वॉर पे खत्म हुई है। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, तो अब कनेक्ट कर पाए पूरी चीजें, अब पूरी चीजें कनेक्ट कर पाए कि नहीं, बताओ कि किस तरह से एक पूरा का पूरा फ्लो चला है हिटलर के राइज एंड फॉल का इन बिटवीन दिस टाइम पीरियड, ठीक है। बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक से लगा के, जैसे देखिए हम, हिटलर ने प्रयास किया लेकिन वो पावर में नहीं आता। इकोनॉमिक डिप्रेशन के टाइम पीरियड में जब उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है तो 1933 में वो पावर में आता है, और 1933 से कैसे सिस्टमेटिकली वो डेमोक्रेसी को डिस्ट्रक्ट करता है, फॉरेन पॉलिसीज में अपना एग्रेशन दिखाते हुए स्टेप अहेड लेता है, ठीक है। और उसी बीच में आप जैसे अगर देखते हैं तो क्या होता है कि वो सेकंड वर्ल्ड वॉर भी छेड़ देता है, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के खत्म के होने के साथ साथ
हिटलर भी खत्म हो जाता है। ठीक है, हिटलर भी खत्म हो जाता है। हिटलर कैसे खत्म होता है? तो ऐसा कहा जाता है कि हिटलर ने सुसाइड कर लिया, बॉम्बार्डमेंट में मर गया, क्या हुआ, ठीक है, दैट इज अगेन अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन। ठीक है, बाकी हिटलर जो है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में अपने बंकर में मर जाता है। ठीक है, तो ये कहानी थी। अब मैं क्या बता रहा हूं आपको, ये कहानी थी पूरी। अब जैसे अगर आप देखेंगे, मैंने कहा था नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर है चैप्टर का नाम। तो स्टोरी वाला पार्ट जो है ना, द राइज ऑफ हिटलर, वो तो हमने समझ लिया बहुत अच्छे से। वो नाजिज्म को भी समझे, ठीक है, कि कैसा सोचता था हिटलर, हिटलर ने किस तरह की आइडियोलॉजी डेवलप करी थी, जर्मनी में वो जो एक सिस्टम डेवलप हो रहा था वो कैसे डेवलप हुआ था, वो सारी चीजें देखेगा। तो दी नाजी वर्ल्ड व्यू इज द टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक ये है नाजी वर्ल्ड व्यू, मतलब नाजीज दुनिया को कैसे देखते थे, ऑल द फॉलोवर्स ऑफ हिटलर, हिटलर हिमसेल्फ, हाउ ही लुक्ड इनटू द वर्ल्ड, वो दुनिया को कैसे देखता था। ठीक है, चलो शुरू करें। तो अकॉर्डिंग टू हिज व्यू देयर वाज अ रेशियल हायरार्की दैट फॉलोड नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल। ठीक है, तो व्हाट वाज द नाजी वर्ल्ड व्यू, क्वेश्चन आ गया, ध्यान है, क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि नाजी वर्ल्ड व्यू को एक्सप्लेन करो। तो नाजी वर्ल्ड व्यू के अकॉर्डिंगली जो नाजीज थे या फिर हिटलर के जो फॉलोवर्स थे, दोज हु बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ हिटलर और द आइडियोलॉजी ऑफ हिटलर हिमसेल्फ, उस आइडियोलॉजी के हिसाब से वर्ल्ड वाज नॉट इक्वल। ठीक है, पीपल आर नॉट इक्वल, देयर इज नो इक्वालिटी अमंग द पीपल। एक रेशियल हायरार्की है, रेस मतलब नस्ल होता है। ठीक है, तो जैसे अफ्रीका के लोगों की अलग नस्ल होगी, भारत के लोगों की अलग नस्ल होगी, वैसे है ना। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से, जेनेटिक्स के हिसाब से, तो हिटलर का यह मानना था कि एक रेशियल हायरार्की है, एक रेशियल हायरार्की है। उस रेशियल हायरार्की में आपको क्या देखने को मिलता है कि जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस हैं वो सबसे ऊपर है और बाकी सारे लोग सब नीचे हैं। ज्यूज जो है सबसे नीचे हैं। हायरार्की मतलब एक लेडर टाइप स्ट्रक्चर बना है कि सबसे ऊपर तो नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस वाले लोग ही रहेंगे। ठीक है, तो इन हिज व्यू ब्लॉन्ड ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, ठीक है, मतलब वो सुनहरे बाल, नीली नीली आंखें, ठीक है, ऐसे लोग जो रहेंगे नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, दे वर एट द टॉप, वो टॉप नॉच रेस के लोग रहेंगे, हिटलर का मानना था। ठीक है, व्हाइल ज्यूस वर लोकेटेड एट द लोवेस्ट रंग, ठीक है, और ज्यूस को सबसे नीचे वाली लेडर पे रखा जाएगा। ज्यूस वर लोकेटेड एट द लोवेस्ट रंग, दे केम टू बी रिगार्डेड एज एन एंटी रेस एंड आर्च एनिमीज ऑफ द आर्यंस। ज्यूस को सबसे लोवेस्ट माना जाता है और उन्हें क्या है, एंटी रेस माना गया कि ज्यूस तो बहुत खराब है, ठीक है, और आर्च एनिमीज ऑफ आर्यंस हैं तो उनका तो खात्मा ही करना है, इस तरह की सोच थी। अब ये सोच कैसे विकसित हुई हिटलर के अंदर, तो हिटलर्स रेसिज्म, ये रेसिस्ट ही तो हुआ कि रेस के हिसाब से लोगों को क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट कर दे रहा है। तो हिटलर का जो रेसिज्म वाला आइडिया है, तो हिटलर्स रेसिज्म वाज बोरोड फ्रॉम द थिंकर्स लाइक चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर। अब ये क्या है, तो जैसे आप देखेंगे तो ये जो चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर हैं, तो ये नेचुरल साइंटिस्ट थे। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व होते हैं। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ने उसमें सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट ऐड करा कि जैसे देखेंगे कि बदलती प्रकृति के हिसाब से जो फिट रहेगा वही सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है, तो अगर चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जिंदा होते उस समय, तो वो ये कहते हैं कि वो वाला मीम नहीं है, कौन सा वाला अभी दिखाता हूं, दोगलापन। तो हिटलर ने क्या किया ना, इन थिंकर्स की आइडियोलॉजी को या फिर कह सकते हैं इनकी थ्योरी को सही समझा और सही समझ में उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया। जैसे चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर का ये मानना था कि हाँ, नेचुरल सिलेक्शन होता है, जो फिट रहता है वही सर्वाइव करता है, क्यों, प्रकृति अपने आप को इवॉल्व करती है और वो अपने हिसाब से क्या करती है, जो फिट रहता है वो सर्वाइव कर जाता है, जो फिट नहीं है बदलते चेंजेस के साथ में वो पेरिश हो जाता है। तो हिटलर ने इंटरवीन किया उस आइडियोलॉजी में और उसने क्या किया, उसने खुद बोल दिया कि ज्यूस फिट नहीं है, ज्यूस को मार दो। ठीक है, नॉर्डिक जर्मन आर्यन के रेस अच्छे हैं तो दे आर द फिटेस्ट, तो दे शुड ओनली सर्वाइव। ठीक है, तो इस तरह से हिटलर का जो रेसिज्म का आइडिया था, तो वो सूडो साइंटिफिक तरीके से बोरो किया उसने फ्रॉम दी थिंकर्स लाइक चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर। और फिर उसके बाद में क्या होता है कि उसने खुद इंटरवीन करके इस थ्योरी के बेसिस पे, सूडो साइंटिफिक थ्योरी के, सूडो मतलब आधी दूधी या फिर गलत, ठीक है, तो इस गलत साइंटिफिक थ्योरी, मतलब साइंटिफिक थ्योरी सही थी लेकिन उसने उसको गलत तरह से मॉडिफाई करा। इस थ्योरी के हिसाब से उसने क्या करता चला गया, इस थ्योरी के हिसाब से उसने इंटरवीन करता चला गया और बहुत सारे ज्यूस को क्या कर दिया, मार दिया। ठीक है, अनदर आइडियोलॉजी ऑफ हिटलर वाज ऑफ लेबेनसरम। तो ये रेशियल आइडियोलॉजी के साथ साथ में नाजी वर्ल्ड व्यू में आपको दो चीज, एक तो वो रेशियल हायरार्की में विश्वास रखता था, दूसरा वो लेबेनसरम के आइडिया में विश्वास रखता था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेबेनसरम? ठीक है, तो ये जो आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी ऑफ लेबेनसरम, इसके अकॉर्डिंग लिविंग स्पेस होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। हिटलर का ये मानना था क्या कि जितनी ज्यादा नई टेरिटरीज उनके पास होंगी, जितने ज्यादा रहने का स्पेस उनके पास होगा, ठीक है, उतना उनके पास रिसोर्सेज होंगे। और इसी सोच के चलते उसने क्या किया, पोलैंड पे कब्जा किया, हमला किया। इसी सोच के चलते शायद उसने 1941 में
सोवियत यूनियन रशिया के ऊपर भी हमला करने की कोशिश करी कि और ज्यादा टेरिटरी ले लेता हूं। ठीक है, ठीक है। तो यहां पे आपको समझना होगा अनदर आइडियोलॉजी ऑफ हिटलर वाज ऑफ लेबेनसरम, दैट इज लिविंग स्पेस। He believed that new territories had to be acquired for settlement. उसका मानना था कि नई से नई टेरिटरी को एक्वायर करो फॉर सेटलमेंट, एंड दिस वुड वाइडन द एरिया ऑफ हिज मदरलैंड एंड देयर रिसोर्सेज। इससे क्या होगा कि जो उसकी होम कंट्री उसके पास में ज्यादा रिसोर्सेज, ज्यादा एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, तो नाजी वर्ल्ड व्यू में रेशियल हायरार्की और लेबेनसरम का आइडिया आपको ध्यान रखना है। फाइन, आगे अगर बढ़े, स्टैब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट, तो अब उसने अपना थॉट तो बना लिया कि नॉर्डिक जर्मन आर्यन बेस्ट, इन्हीं को रखना है। तो अब ये रेशियल स्टेट स्टैब्लिश कैसे किया जाएगा? ठीक है, ये रेशियल स्टेट स्टैब्लिश कैसे किया जाएगा? तो अगर हम यहां समझे तो वंस इन पावर द नाजीज क्विकली बिगिन टू इंप्लीमेंट देयर ड्रीम ऑफ क्रिएटिंग एन एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी ऑफ प्योर जर्मन्स बाय फिजिकली एलिमिनेटिंग ऑल दोज हु वर सीन एज अनडिजायरेबल। एग्जैक्टली ये लाइन पूरा क्रक्स दे देगी कि उन्होंने रेशियल स्टेट स्टैब्लिश कैसे किया। तो सोच तो उनकी ऐसी थी कि रेशियल हायरार्की होती है, नाजीज जो है तो वो नॉर्डिक जर्मन आर्यन को सबसे ऊपर मानेंगे, और जब एक बार जैसे ही पावर में आ गए ना तो उन्होंने अपने इस विचार पे काम करना शुरू कर दिया, और उन्होंने ये देखा कि जो जो अनडिजायरेबल है, अनडिजायरेबल इन द सेंस कि वो रेसेस जो नॉर्डिक जर्मन आर्यन नहीं है, या फिर वो रेसेस जो नीचे हैं, जैसे ज्यूस हो गए, जिप्सीज हो गए, ठीक है, तो इन लोगों को क्या किया जाएगा? इन लोगों को हटा देना है अपने को देश से बाहर। देश में सिर्फ प्योर नॉर्डिक जर्मन आर्यन के लोग रहना चाहिए। ठीक है, तो आप इसे यहां देखोगे तो क्या है, हिटलर कंसिडर्ड ब्लैक्स, जिप्सीज, जिप्सीज भी एक रेस है, ठीक है, नस्ल के लोग हैं, ज्यूस, इन सबको रेशियली इंफीरियर माना गया कि ये सब छोटी नस्ल के लोग हैं, ऐसा हिटलर का मानना था। दे वर परसिक्यूटेड ऑन अ वाइड स्केल, और जब इन्हें अनडिजायरेबल माना गया ना तो इनको लार्ज स्केल पे मारा जाता था, खत्म कर दिया जाता था। ठीक है, ऑल दिस वाज हैपनिंग इन द नेम ऑफ वॉर। ठीक है, अंडर द शेडो ऑफ वॉर, वो आगे बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो ये हो रहा था। ठीक है, अब यहां पे जैसे अगर आप देखोगे ना तो ज्यूस जो है तो दे रिमेन द वर्स्ट सफरर। ज्यूस को सबसे ज्यादा सहना पड़ा इस पूरी स्थिति में। ज्यूस को सबसे ज्यादा क्यों सहना पड़ा? क्योंकि हिटलर जो है तो हिस्टोरिकली आप जैसे देखेंगे तो ज्यूस के टुवर्ड्स एक हेट्रेट रहा है फॉर दी मतलब कह सकते हैं कि फॉर दी सिन ऑफ किलिंग जीसस क्राइस्ट। ठीक है, दे वर कंसीडर्ड एज दी मर्डरर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, ज्यूस को ये माना जाता है। उसके अलावा हिटलर की पर्सनल डिसलाइकिंग के चलते क्या है, ज्यूस जो है तो उन्होंने सबसे ज्यादा सफर किया अंडर नाजी जर्मनी। ठीक है, तो दे वर स्टीरियोटाइप्ड एज किलर्स ऑफ क्राइस्ट एंड यूसरर्स बाय द नाजीज। ठीक है, ऐसा माना जाता था कि ये लोग बहुत पैसा लोगों के ऊपर मतलब ऐसा होता है ना, दमड़ी खोर है कि किसी को लोन देंगे तो उससे पूरा पैसा सूद समेत वसूलेंगे, उसको पैसे के बहुत लालची होते हैं। ठीक है, दे वर स्टीरियोटाइप्ड एज द किलर्स ऑफ क्राइस्ट, और इसके चलते क्या है, ज्यूस के टुवर्ड्स हेट्रेट और ज्यादा था। ठीक है, दे वर मेड टू लिव इन सेपरेटली मार्क्ड एरियाज नोन एज गेटोज। अब हुआ क्या कि पावर में आ गए 1933 में, तो ज्यूस जो थे दे रिमेन द वर्स्ट सफरर्स, उनके टुवर्ड्स नेगेटिव सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा था। अब वहीं पे क्या हो रहा था ना कि इनको पहले एक तरफ किया गया इन द सेंस कि जो इनिशियल पीरियड रहा, जैसे वही 34 से लगा के 1934 से लगा के 1939 तक का, तो ज्यूस को गेटोज में कन्वर्ट कर दिया गया, ज्यूस के एरियाज को, कि सारे ज्यूस एक साथ रहेंगे, एक ही जगह रहेंगे, रिसोर्सेज से डिप्राइव किया गया बहुत सारे ज्यूस, तो इसके चलते क्या है, देश छोड़ के भी चले गए। ठीक है, तो दे वर मेड टू लिव इन सेपरेटली मार्क्ड एरियाज नोन एज गेटोज में रह रहे थे वो लोग। कंसंट्रेशन कैंप्स एंड गैस चैम्बर्स वर बिल्ट टू एग्जीक्यूट देम ऑन अ लार्ज स्केल। और फिर क्या है, जो दूसरा फेज रहा ना एलिमिनेशन का, उसमें क्या है कि 1939 में जैसे ही वॉर स्टार्ट हो जाती है तो इन गेटोज को क्या कर दिया जाता था, इन गेटोज में लोगों को मार दिया जाता था। वहां पे नाजी ऑफिसर्स जाके गोलियां चला देते थे सीधे। ठीक है, इनफैक्ट कंसंट्रेशन कैंप्स और गैस चैम्बर्स बनाए गए थे, जहां पे क्या है, लार्ज स्केल पे एक साथ इतने सारे लोगों को कैसे मारोगे, तो प्रॉपर गैस चैम्बर्स और कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए गए, जहां ले जाके काम नहीं होता था, बस मार दो अब लोगों को। ठीक है, ये सारी चीजें हो रही थी। अब यहां पे आप जैसे देखेंगे ना तो ज्यूइश प्रॉब्लम का नाम दिया गया था हिटलर के द्वारा। ठीक है, कि ये ज्यूइश प्रॉब्लम है, ज्यूस लोग जो है तो इनको एलिमिनेट करना है, एंड ज्यूइश प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व्ड ओनली थ्रू देयर टोटल एलिमिनेशन, मतलब उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। तो ये यूटोपिया था किसका, हिटलर का, कि कैसे एक रेशियल स्टेट को एस्टैब्लिश किया जाए। ठीक है, अब जैसे आगे देखोगे तो ये रेशियल यूटोपिया क्या होता है ना, मतलब कुछ ऐसा सोचना जो रियलिटी से परे हो। उसका यह मानना था कि सिर्फ एक नस्ल के लोग, नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस के लोग रहेंगे और उन्हीं के बारे में हमें सोचना है। तो जो रेशियल यूटोपिया था वो इस हद तक चढ़ा हुआ था उसके दिमाग पे कि वॉर के पैरेलल में एक जिनोसाइड हो रहा था, मतलब वॉर के पैरेलल में एक तरह से नरसंहार किया जा रहा था। वॉर के नाम के अंडर में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि लोगों को मारा जा रहा था। ठीक है, किलिंग ऑफ पीपल अंडर द शेडो ऑफ वॉर। कैसे, तो
पोल्स वर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स, जैसे पोलैंड पे जब कब्जा किया तो मैंने बताया कि वो गेटोस बना दिए थे, कंसंट्रेशन कैंप्स बना दिए थे, वहां पे लोगों को रखा जाता था और वॉर के नाम में, अब पूरा वर्ल्ड तो वॉर में बिजी है, ठीक है, वॉर के नाम में जिनोसाइड हो रहा, नरसंहार हो रहा था, ज्यूस कम्युनिटी के लोगों को, ब्लैक्स को, जिप्सीज को मारा जा रहा था, ठीक है। पोल्स जो थे ना, तो पोलैंड में जब इन्वेड कर दिया जर्मनी ने, तो पोलैंड को पूरा का पूरा उन्होंने, मैं बताया कि लेबोरेटरी बना दिया था अपने इस आइडियोलॉजिकल सेटअप को स्टैब्लिश करने के लिए। तो जो पोलैंड के नेटिव्स थे, पोल्स थे, ठीक है, दे वर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स, उनसे बोल दिया घर छोड़ो, ठीक है, प्रॉपर्टीज बिहाइंड टू बी ऑक्यूपाइड बाय द एथनिक जर्मन्स, ठीक है, ब्रॉट इन फ्रॉम ऑक्यूपाइड यूरोप, ठीक है। तो जहां जहां से एथनिक जर्मन जो थे, जैसे ऑस्ट्रिया से इंटीग्रेशन हो गया, ऑस्ट्रिया से इंटीग्रेशन के बाद में जो एथनिक जर्मन्स थे, जो नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस के लोग थे, ठीक है, जिनके लिए हिटलर काम कर रहा था, उन लोगों को पोलैंड के जो लोग थे उनके घरों में स्टैब्लिश कर लिया गया और पोलैंड के घरों में जो ज्यूज थे उनको निकाला गया, चलो कंसंट्रेशन कैंप में, ठीक है। मेंबर्स ऑफ पॉलिश इंटेलिजेंसिया वर मर्डर्ड इन लार्ज नंबर इन ऑर्डर टू कीप द एंटायर पीपल इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली सर्वाइव, मतलब जो लोग सोच सकते थे, ठीक है, पोलैंड के वो लोग जो पॉलिश इंटेलिजेंसिया, मतलब जिन लोगों के अंदर सोचने की शक्ति थी, जो लोग लोगों को एज ए लीडर मोटिवेट कर सकते थे, गाइड कर सकते थे, उन लोगों को मार दिया जाता था। क्यों? क्योंकि इन लोगों को फिर कोई इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली गाइड ना कर सके, उन्हें सर्वाइव छोड़ दिया जाए कि हाँ, मतलब ऐसा होता है ना कि एक बहुत बड़ी मास है, जनता है, और उस जनता का कोई अगर लीडर नहीं है, कोई जनता को दिशा दिखाने वाला नहीं, तो वो जनता तो भेड़ के समान भीड़ है, समझ गए। तो वो चीज रहे, इसके लिए क्या है, उन्होंने क्या कर दिया कि सारे के सारे इंटेलिजेंसिया को मार दिया, ठीक है। फिर क्या है, पॉलिश चिल्ड्रन, ठीक है, पॉलिश चिल्ड्रन मतलब ऐसे घिसे हुए नहीं, पॉलिश चिल्ड्रन मतलब पोलैंड के जो बच्चे थे, ठीक है, जो आर्यंस की तरह लगते थे कि हाँ इनकी रेस नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस हो सकती है, जो रेशियली डिजायरेबल रेस हिटलर चाहता था, तो उन बच्चों को क्या किया जाता था, उनके माता पिता से छुड़ा लिया जाता था, ठीक है। और रेस एक्सपर्ट्स के द्वारा एग्जामिन किया जाता था कि अगर ये बच्चे नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस के हैं तो फिर किसी जर्मन फैमिली को दे दिए जाते थे वो बच्चे, क्योंकि छोटा बच्चा पैदा ही हुआ है और जो रेस उन्हें चाहिए वही रेस का बच्चा होगा, और पोलैंड के लोगों को मार दिया जाता था। और अगर रेशियली डिजायरेबल नहीं होते थे तो उनको ऑर्फनेज वगैरह में छोड़ दिया जाता था और वहां वो बेचारे भूखे प्यासे ही पेरिश हो जाते थे, मर जाते थे, ठीक। इफ दे पास द रेस टेस्ट दे वर रेज्ड इन जर्मन फैमिलीज एंड इफ नॉट दे वर डिपॉजिटेड इन ऑर्फनेज वेयर मोस्ट पेरिश्ड, वही चीज है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल रहा है कि कैसे उसका रेशियल स्टेट को स्टैब्लिश करने का प्लान एग्जीक्यूट किया, उसका रेशियल यूटोपिया क्या था, ये नाजी वर्ल्ड व्यू मैंने आपको समझाया कि नाजीज किस तरह से अपने आइडिया को, अपने विचारों को रियलिटी में कन्वर्ट कर रहे थे इन नाजी जर्मनी। वही 1933 से 45 तक, ये 10 से 12 सालों में इतना अत्याचार उन्होंने ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में किया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि नाजिज्म एक आइडियोलॉजी है, तो उस आइडियोलॉजी में यूथ का क्या स्टेटस था, विमेन का क्या स्टेटस था, वो समझते हैं। तो जैसे नाजी यूथ इन जर्मनी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यूथ इन नाजी जर्मनी, तो जैसे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ऑल स्कूल्स वर क्लींस्ड एंड प्यूरिफाइड, ठीक है, सारे स्कूल्स जो थे ना उनको क्लींस्ड एंड प्यूरिफाइड का मतलब क्या है, यहां मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको कि ये देखा गया कि सबसे पहले तो ज्यूज बच्चों को, नाजी जो नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस के बच्चों को अलग अलग किया जाए। जो टीचर पॉलिटिकली अनरिलायबल है, मतलब एक देखो शिक्षक का काम होता है ना सही चीजें बताए, जो हिटलर कर रहा था वो गलत था तो टीचर बताते थे कि गलत था। अब जो टीचर ऐसे लगते थे कि यार ये हमारी आइडियोलॉजी से अलाइन नहीं हो रहे तो सही से पोल खोल दे रहा है पूरी, तो उस टीचर को क्या कर दिया जाता था, उस टीचर को स्कूल से निकाल दिया जाता था, बच्चों को सेपरेट किया जाता था, और बच्चों को सेपरेट करने के बाद में जो अनडिजायरेबल कैटेगरी के बच्चे थे उनको एलिमिनेट करवा दिया जाता था, मार दिया जाता था, ठीक है। जैसे हम देखेंगे फिर जो बच्चे थे छोटे बच्चे, तो हिटलर वॉज फेनेटिकली इंटरेस्टेड इन यूथ। हिटलर का ऐसा मानना था कि वो नन्ही कली है, ठीक है, उसको हम जैसा शेप दे देंगे वैसा शेप ले लेगी, और कल को मुझे वो प्रेज करे, पूजा करे, इसके लिए मुझे आज ही से उन्हें क्या करना होगा, सही चीजें सिखाना होगी, ठीक है। तो गुड जर्मन चिल्ड्रन वर सब्जेक्टेड टू प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग, नाजी स्कूलिंग करवाना होगी गुड जर्मन चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। अ प्रोलॉन्ग पीरियोडिक ऑफ आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग, जहां पे वो सारी चीजें पढ़ाई जाएगी जैसा हिटलर चाहता था। कैसा? तो जैसे अगर हम देखेंगे स्कूल टेक्स्ट बुक्स जो थी उनको रीराइट किया गया, फिर से लिख दी गई सारी किताबें, जहां पे रेशियल साइंस इंट्रोड्यूस किया गया और ये पढ़ाया जाता था कि साइंटिफिकली क्या होता है कि कुछ रेस इंफीरियर होती है, कुछ रेस सुपीरियर होती है, और सुपीरियर रेस नॉर्डिक जर्मन आर्यन के बच्चे हैं, सुपीरियर है, उन्हें अपने आप को वैसे ग्रो करना है, समझ में आया। तो आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग ऐसे हो रही थी कि स्कूल की टेक्स्ट बुक्स को रीराइट किया गया, रेशियल साइंस इंट्रोड्यूस किया गया टू जस्टिफाई नाजी आइडियाज ऑफ रेस। वो जो रेस में इतनी जोर से रेस लगा रहे थे, उस आइडिया को जस्टिफाई करने के लिए ये सारा काम किया जा रहा था।
ठीक है, द फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स वाज टू नर्चर अ स्पिरिट ऑफ वायलेंस एंड एग्रेशन अमंग चिल्ड्रन। जो बच्चे रहेंगे तो उनके अंदर स्पिरिट ऑफ वायलेंस एंड एग्रेशन को नर्चर करने के लिए क्या किया गया, स्पिरिट ऑफ वायलेंस एंड एग्रेशन। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि मेन मस्कुलिन हो, आर्मी में जाए, ठीक है, और हम जर्मनी जो है तो दूसरे देशों से बदला ले पाए। तो इसके चलते क्या है कि स्पोर्ट्स में जैसे बॉक्सिंग को प्रमोट किया जाता था, क्योंकि वो एग्रेशन और वो चीज को वो क्या करता था, लोगों के अंदर इंक्रीज करता था। ठीक है, तो इस तरह के स्पोर्ट्स वगैरह किए जाते थे, प्रमोट किए जाते थे। यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो बनती थी, ठीक है, यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म। द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म मतलब नाजीज की आइडियोलॉजी, ठीक है, नेशनल सोशलिज्म नाजी की आइडियोलॉजी ये थी। तो वो स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म इनकलकेट करने के लिए यूथ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती थी। लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 साल से 14 साल का बच्चा है ना, तो वो जंक वॉल्क ये वाली ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता था। ठीक है, फिर 14 साल से जैसे ही वो बड़ा होता था तो नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बाद में रीनेम करके क्या कर दिया जाएगा, हिटलर यूथ का नाम दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, 1922 में बनी थी नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, लेटर रीनेम्ड एज हिटलर यूथ। तो 14 से 18 साल का बच्चा हिटलर यूथ वाली ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करेगा, जहां पे उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, सारी चीजें, ये सब कुछ। और 18 साल का जैसे ही होता है, 18 साल के बाद में उसको आर्मी ज्वाइन करने का मौका मिलता था। ठीक है, जहां पे वो क्या कर सकता था, हिटलर के लिए, जर्मनी के लिए लड़ेगा। ठीक है, ऑल द यूथ ऑर्गेनाइजेशंस वर सिस्टमैटिकली डिसॉल्व्ड एंड फाइनली बैंड। और जो इसके अलावा दूसरी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन सबको बैन कर दिया, सिस्टमैटिकली डिसॉल्व कर दिया। क्यों? क्योंकि हिटलर चाहता था कि यूथ जो है तो वो नाजी स्कूलिंग के थ्रू होते हुए, नाजी आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म को क्या करें, प्रिजर्व करे, अपलिफ्ट करे। समझ गए? तो ये यूथ की स्थिति थी। अगेन क्वेश्चन, हाउ द यूथ वाज ट्रीटेड, या फिर एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ नाजी यूथ स्कूलिंग, या फिर नाजी स्कूलिंग का जो सिस्टम था वो बताओ, कैसे आइडियोलॉजिकली ट्रेन किया जाता था, डिफरेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी थी। इस पे ये एक स्टैंड अलोन टॉपिक, इस पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, स्टैंड अलोन टॉपिक पे क्वेश्चन बनता है। अब हमने क्या देख लिया, हाँ नाजी वर्ल्ड व्यू ऐसा था, आइडियोलॉजी समझ में आई, यूथ का क्या स्टेटस था वहां पे वो हमने समझ लिया। अब अगर हम आगे बढ़े एक और कदम, ठीक है, एक और कदम आगे बढ़े, तो बढ़ो आगे एक कदम और, हाँ, द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। ठीक है, नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड में क्या बताया जा रहा है, इस टॉपिक में बताया जा रहा है कि हिटलर का यह कहना था कि मदर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन जर्मनी, ठीक है, इन माई जर्मनी, इन नाजी जर्मनी। ऐसा हिटलर का मानना था कि जो फीमेल है, मदर्स जो है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन इक्वालिटी नहीं थी, और वो इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करती है, क्योंकि वो दे वर गिवन दी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ रेस। मतलब ये रेशियल साइंस पूरा, कि जो मदर्स होंगी वो रेशियली डिजायरेबल बच्चे ही पैदा करें, और इसके चलते क्या है, इसके चलते वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप जिसे देखेंगे, तो अगर नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड समझे तो विमेन को ट्रेनिंग दी जाती थी, टीचिंग दी जाती थी, क्या कि विमेन आर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम मेन। इक्वालिटी नहीं है, दोनों अलग अलग है। कैसे? बॉयज जो होंगे तो बॉयज को एग्रेसिव, मस्कुलिन और ब्रेव होना होगा, ब्रेव हार्टेड होना होगा। ठीक है, और वहीं पे विमेन जो होंगी ना, तो they are required to be good mothers and rear pure blooded Aryan children. They have to be submissive. उन्हें सिर्फ क्या करना है, अपनी रेस को मेंटेन करके रखना है। ये बॉयज और गर्ल्स के ऐसे डिफरेंट रोल्स बता दिए जाते थे, और बताया जाता था, उनको पढ़ाया जाता था कि तुम दोनों अलग हो। ठीक है, तुम दोनों अलग हो। इनफैक्ट गर्ल्स वर टू बी, गर्ल्स को क्या करना होगा, दे आर रिक्वायर्ड टू बिकम गुड मदर्स एंड रियर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन। गर्ल्स को बड़ा होके अच्छी मां बनना होगा, ये बताया जाता था। मेंटेन द प्योरिटी ऑफ रेस, प्योरिटी ऑफ रेस मेंटेन करना होगा। डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम ज्यूस वगैरह से अपने आप को दूर रखना होगा। लुक आफ्टर होम एंड टीच देयर चिल्ड्रन नाजी वैल्यूज, घर का ध्यान रखना होगा, नाजी वैल्यू को क्या करना होगा, चेरिश करना होगा। इनफैक्ट जैसे क्या होता था, ऐसा बताया जाता था कि जैसे फीमेल्स वर अवॉर्डेड फॉर हैविंग मोर चिल्ड्रन, मोर रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रन। जैसे 4 बच्चे पैदा करें तो ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा, 6 बच्चे पैदा करेंगे सिल्वर मेडल मिलेगा, और 8 बच्चे पैदा करेंगे तो गोल्ड मेडल मिलेगा। ठीक है, मूवी टिकट्स वगैरह पे उन्हें ऑफ मिलेगा, ग्रोसरीज पे डिस्काउंट मिलेगा, अगर इस रोल में सेट होती है महिलाएं तो। और इसी के पैरेलल अगर कोई लड़की विमेन हु ब्रॉट रेशियली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन, तो उनको सोसाइटी में इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। ठीक है, जो रेशियली अनडिजायरेबल बच्चों को जन्म दे देती थी वर पनिश्ड, एंड दोज हु प्रोड्यूस्ड रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रन वर अवॉर्डेड। वो मेडल वाला बताया मैंने। ठीक है, इनफैक्ट अगर कोई महिला क्या करती है, संबंध बनाती है किसी दूसरी रेस के व्यक्ति के साथ में, स्पेशली जैसे ज्यूस वगैरह के साथ में, तो दे वर पनिश्ड। फाइन, दोज हु मेंटेन कांटेक्ट विद ज्यूस, पोल्स एंड रशियंस, ठीक है, वर paraded through the town with shaved heads,
blackened face and placards hanging around their necks announcing I have sullied the honor of the nation। और अगर किसी महिला ने क्या कर लिया, ज्यूस, पोल्स या फिर रशियंस के साथ में कांटेक्ट रखे अपने, ठीक है, उनके साथ कोई प्रेम प्रसंग चला उनका, तो उनको क्या कर दिया था, टकला कर दिया जाता था, मुंह पे काली पोत दी जाती थी, गले में एक पट्टी लटका दी जाती थी, प्लकार्ड लटका दिया जाता था जिसपे लिखते थे कि आई हैव सुलीड द ऑनर ऑफ माय नेशन, मतलब मैंने मेरे राष्ट्र को क्या कर दिया है, अपमानित किया है उस तरह से, ठीक है, राष्ट्र की इज्जत को अपमानित किया है। तो इस तरह का आप जिस देखेंगे नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड में विमेन की क्या पोजीशन थी। जैसे देखो पैटर्न, हिस्ट्री मूव्स इन अ पैटर्न, सिंपल। क्या बताया मैंने आपको, फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने स्टोरी पढ़ी, फिर अलग अलग हिस्सा देखा कि स्लेव्स की क्या स्थिति थी, विमेन की क्या स्थिति थी। वही चीज हम यहां भी देख रहे हैं कि वो पूरा द राइज ऑफ हिटलर वाला पार्ट देखा कि हिटलर का किस तरह से पावर में आने वाला एपिसोड रहा। हिटलर पावर में आ गया, पावर में आने के बाद में अलग अलग पॉइंट्स अगर देखें कि नाजी वर्ल्ड व्यू कैसा था, तो उस नाजी वर्ल्ड व्यू में आपको समझ में आएगा कि हाँ, यूथ की ये स्थिति थी, विमेन की ये स्थिति थी, आइडियोलॉजीज क्या थी, रेशियल हायरार्की और रेशियल यूटोपिया क्या था हिटलर का, वो समझा। अब लास्ट टू लास्ट टॉपिक है, ठीक है, जैसे सेकंड लास्ट टॉपिक को अगर हम देखें तो आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, ठीक है। अब ये सारा सब कुछ हो रहा था, गलत हो रहा था। आज मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते जब बता रहा हूं तो आप एहसास कर पा रहे होंगे कि हाँ गलत हो रहा था, लेकिन जो लोग कर रहे थे, जो लोग उस समय में जी रहे थे, उन लोगों को समझ नहीं आया, बुद्धू थे क्या कि ये गलत हो रहा है। तो आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक उसी चीज को दर्शाता है कि सब कुछ जो किया जा रहा था ना, इतनी सफाई के साथ किया जा रहा था कि गलत करते को भी गलत नहीं लग रहा था। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक एग्जांपल देता हूं मैं, आप चोरी कर रहे हो फॉर एग्जांपल, और मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, नहीं आप चोरी नहीं कर रहे हो, आप ये चोरी इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको अपने घर पे अपने बच्चों का पेट पालना है, ठीक है, आप उनके लिए कर रहे हो, ये मेहनत है, हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, अपने परिवार के लिए कर लो, जाओ चोरी कर लो। तो हो गया क्या कि वो चोरी को मैंने ग्लोरीफाई कर दिया, समझे। तो सेम इज द केस विथ हिटलर, कि उसने हिटलर या फिर नाजी पार्टी को कह लो कि दे प्रोपेगेटेड इन अ वे, वो प्रोपेगेंडा ऐसा चला है, प्रोपेगेंडा मतलब दर्शाना, उन्होंने दर्शाया ऐसा कि जो हो रहा है सही हो रहा है, बढ़िया चल रहा है, एक नंबर देश बहुत आगे तरक्की करेगा, ठीक है। तो वही केस यहां पे रहता है, मतलब विदाउट गिविंग एनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट, वापस यहीं पे आते, मन तो हुआ था कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दूं लेकिन नहीं दे रहा हूं, चलो। तो द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, तो द नाजी रिजीम यूज्ड लैंग्वेज एंड मीडिया विथ केयर एंड ऑफन टू ग्रेट इफेक्ट। मीडिया का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन तरह से किया जाता था, कि ऐसे मीडिया का इस्तेमाल किया जाता था कि बड़े चिलिंग वर्ड्स यूज किए जाते थे, मतलब लोगों को लगता ही नहीं था किसी को मार दिया। जैसे नाजीज नेवर यूज द वर्ड्स किल और मर्डर, किल और मर्डर कभी शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया उनके ऑफिशियल कम्युनिकेशन में। क्या लिखा जाता था, ऐसा लिखा जाता था स्पेशल ट्रीटमेंट, एलिमिनेशन, ये सारी चीजें। मास किलिंग, जब मास लेवल पे लोगों को मारा जाता था तो उसे स्पेशल ट्रीटमेंट कहा जाता था, फाइनल सोल्यूशन कहा जाता था, ठीक है, फॉर द ज्यूस। फिर क्या है, यूथेनेशिया फॉर द डिसेबल्ड, यूथेनेशिया मतलब इच्छा मृत्यु, तो जो डिसेबल्ड लोग हैं उन्हें मार रहे हैं खुद, और क्या बोल रहे हैं कि इच्छा मृत्यु हो तो खुद मरना चाह रहे हैं क्योंकि वो डिसेबल्ड है। सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन, ऐसा, ठीक है। इवैक्यूएशन शब्द का इस्तेमाल डॉक्यूमेंट्स में किया जाता था फॉर डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर। इवैक्यूएशन मतलब किसी को बचाना होता है कहीं से, और यहां पे इवैक्यूएशन का मतलब कि वो गैस चैम्बर में ले जाके छोड़ दिया जाता था, तो उसके लिए इवैक्यूएशन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट जो गैस चैम्बर में, जैसे अगर आप देखेंगे तो जो बाथरूम्स बनाई गई थी वहां पे फेक शावर्स लगा दिए गए थे कि वो ऐसा ना लगे किसी की मृत्यु हो रही है, यहाँ पे ऐसा लगे कोई नहाने के लिए आया है यहाँ, ठीक है। तो इस तरह से क्या किया जाता था, The art of propaganda was very well used in Germany, ताकि क्या हो कि जो गलत कर रहे हैं उन्हें भी कभी ऐसा लगे ना हम गलत कर रहे हैं, ठीक है। और in front of the world things were so plain and so normal, fine। अब जैसे ये ना क्या है कि दिमाग पे कंट्रोल करने का प्रयास किया गया, और वो दिमाग पे कंट्रोल कैसे किया गया, तो दिमाग पे कंट्रोल करने के लिए जैसे अगर आप देखोगे तो मीडिया won the support and helped in popularizing their worldview। Nazi ideas were spread through visual images, ठीक है। मीडिया का इस्तेमाल, मैं बोल रहा हूं मीडिया बहुत खतरनाक चीज होती है, डेमोक्रेसी का एक पिलर है मीडिया, ठीक है। और मीडिया अगर सही तरीके से अपना काम नहीं करती ना तो बहुत समस्याएं आती है। उसका एक एग्जांपल है यहाँ पे, क्या कि यहाँ पे नाजी जर्मनी में मीडिया का इस्तेमाल किया जाता था किस चीज के लिए, कि नाजी आइडिया जो है सही है। अब जैसे एक बीइंग अ टीचर अगर मैं आपको ये बताना कि नहीं यही सही है, यही सही है, तो वो मेरा व्यू इंपोज करने वाली बात हो जाएगी। और यहाँ पे वही हो रहा था कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे व्यू इंपोज किए जाते थे मीडिया के द्वारा कि नाजी व्यू सही है, ठीक है। नाजी आइडिया जो उसको स्प्रेड किया जाता था मीडिया की मदद से, विजुअल इमेजेस, फिल्म्स, रेडियोस, पोस्टर्स, कैची स्लोगन्स, लीफलेट्स, इन सारी चीजों के थ्रू बताया जाता कि ज्यूज गलत है। मूवीज ऐसी बनाई जाती थी, एटर्नल ज्यू, जहां पे बताया गया
कि ज्यूज ने जो किया वो गलत किया। तो इस तरह की चीजें होती थी, इस तरह की चीजें होती थी, ठीक है। द जर्मन्स मॉक्ड, अब्यूज्ड एंड स्टीरियोटाइप्ड द ग्रुप आइडेंटिटीज ऑफ देयर एनिमीज इन दी पोस्टर्स। तो जर्मन्स जो थे तो अपने एनिमी किसको मानते थे, जैसे ज्यूस को, तो ज्यूस को मॉकिंगली देवर क्रिटिसाइज, बताया जाता था कि देखो उनकी चाल कैसी है, रोडेंट्स की तरह चलते हैं वो लोग, उनका रहन सहन पहनावा जो है तो उसको क्रिटिसाइज किया जाता था, ठीक है। तो सोशलिस्ट एंड लिबरल्स वर रिप्रेजेंटेड एज वीक एंड डीजेनरेटेड। सोशलिस्ट और लिबरल्स को बोलता था वीक है, तो डीजेनरेटेड लोग, इनके पास पावर नहीं है कि ये हिटलर की तरह देश को महान बना दे, इतने एग्रेसिव नहीं है ये, ठीक है। तो नैरेटिव अपना बढ़ाया जाता था बाकायदा अंडर द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स ज्यूज वर शोन विद फ्लोइंग बियर्ड्स वियरिंग कफ्तान्स, जैसे अगर आप दिखाऊं मैं आपको, ठीक है, आ जाओ आ जाओ, डरो मत, हिटलर नहीं है अभी, ठीक है। तो आप जैसे देखोगे तो इस तरह से क्या है कि ऐसे जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज होते थे उनको ऐसे दिखाया जाता है, उनकी दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी है, उड़ रही है इधर उधर, कफ्तान मतलब इस तरह के जो कपड़े पहनते थे, जो ट्रेडिशनल ज्यू ड्रेस थी, तो उन ड्रेसेस के साथ में उनको ऐसा दिखाया जाता था, दे वर रेफर्ड टू एज वर्मिन्स, ठीक है, वर्मिन्स की तरह दिखाया जाता था कि जहां रहते हैं वहीं खाते हैं ये लोग, ठीक है। मतलब जैसे चूहा है तो चूहा क्या है कि वो अनाज जहां रखा तो अनाज उसमें वो कर देते ना, वहीं खाना शुरू कर देते, बोलते कि देश के लिए खतरा है, ज्यूस को मारना जरूरी है। रेड्स एंड पेस्ट की तरह साथ उनको कंपेयर किया जाता था। देयर मूवमेंट्स वर कंपेयर टू दोज ऑफ रोडेंट्स, ठीक है, तो चूहों की तरह, खरगोश की तरह, इनसे उनको कंपेयर किया जाता था। तो ये आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा था। इस तरह से क्या है कि एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था अगेंस्ट दी कह सकते हैं ज्यूस, अगेंस्ट दी ऑल दोज हु वर अनडिजायरेबल्स, अपने जो कॉम्पिटिटर्स थे उनके अगेंस्ट में एजेंडा चलाया जा रहा था ताकि हिटलर को सही साबित किया जा सके, नाजी वर्ल्ड व्यू को सही साबित किया जा सके, ठीक है। अब ये पूरा चैप्टर हमारे यहाँ पे एक तरह से कंप्लीट होने पे आ रहा है। आपने देखा और नाजी व्यू को समझा, स्टोरी को समझा। अब एक पॉइंट या फिर एक सवाल यहाँ पे स्वाभाविक आ सकता है कि ये जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो रहा था, तो यहाँ पे आम जनता कुछ बोल क्यों नहीं रही थी? तो उसका आंसर यही मिल जाएगा कि वो प्रोपेगेट इस तरह से किया जा रहा था ना, प्रोपेगेंडा ऐसा चलाया जा रहा था कि जो हो रहा है सही हो रहा है लग रहा था। तो यहां अलग अलग तरह के लोग थे, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द हेडिंग कि ऑर्डिनरी पीपल जो है, तो ऑर्डिनरी पीपल व्हाट वर देयर स्टैंड, और ये जो पूरा क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, इसे हमें कैसे पता चलता है ऑर्डिनरी पीपल का क्या स्टैंड था वो चीज। तो कुछ लोग तो नाजी सपोर्टर्स थे, जो जिन्हें हम कहेंगे क्या कि जो एकदम मंदमुग्ध हो गए थे कि नहीं नहीं हिटलर ही मसीहा है, जो कर रहा है सही कर रहा है, कुछ भी हो जाए मैं हिटलर को सपोर्ट करूंगा। तो ऐसे जो नाजी सपोर्टर्स थे वो तो क्या करते थे, वो इनफैक्ट बताते थे कि नहीं ये ज्यूस जा रहा है, ये घर ज्यूस का है, इन लोगों को यहां से हटा दो तो इनके घर में हम रहने लग जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से नाजी सपोर्टर्स ने उस अत्याचार में, उस क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटीज में बकायदा पार्टिसिपेट किया। तो जितना कह सकते हैं जितना जिम्मेदार हिटलर था उतना ही जिम्मेदार नाजी सपोर्टर्स भी थे। कुछ एक्टिव रेजिस्टर्स थे, मतलब कुछ लोगों ने सहा नहीं, आवाज उठाई, खुद मर गए आवाज उठाने के चक्कर में, लेकिन उन्होंने आवाज उठाई, उन्होंने इसको एक्टिवली रेजिस्ट किया। कुछ ऐसे भी लोग थे जो शायद लंबा नहीं जी पाए जर्मनी में, और कुछ पैसिव ऑनलुकर्स थे जिन्हें डर था कि अगर हमने कुछ बोला तो माना कि हम नॉर्डिक जर्मन आर्यन है और हमें लग रहा है कि यार गलत हो रहा है जी उसके साथ, लेकिन चुप रहो, क्यों? क्योंकि अभी हवा उस तरफ चल रही है। तो कुछ पैसिव ऑनलुकर्स थे, कुछ पैसिव ऑनलुकर्स थे, ठीक है। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो तीन चीजों का जिक्र किया गया है। पैस्टर नेल्मोर, ठीक है, नेल्मोलर जो थे तो एक पोएट थे, तो उनकी एक पोम जो है, तो यहाँ पे उस पोम का जिक्र किया है कि किस तरह से गलत जो हो रहा था उस गलत को जो सहते जा रहे थे, तो एक समय पे कोई नहीं बचा उस गलत के अगेंस्ट में आवाज उठाने के लिए। जैसे फर्स्ट दे केम फॉर कम्युनिस्ट, वेल आई वाज नॉट द कम्युनिस्ट सो आई सेड नथिंग। पहले उन्होंने कम्युनिस्ट को पकड़ा तो मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर देन दे केम फॉर सोशल डेमोक्रेट्स, वेल आई वाज नॉट अ सोशल डेमोक्रेट सो आई डिड नथिंग। फिर मुझे लगा सोशल डेमोक्रेट को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मैं तो नहीं ना सोशल डेमोक्रेट। Then they came from trade unionist, came for the trade unionist, but I was not a trade unionist, ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं बोला, ट्रेड यूनियनिस्ट को मार रहे थे नाजी वाले तो। And then they came for the Jews, but I was not a Jew, so I did little. फिर वो ज्यूस को मार रहे थे, मैंने सोचा ज्यूस को मार रहे, मैं ज्यूस थोड़ी ना हूं। फिर when they came for me, there was no one left who could stand up for me. लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब वो मुझे पकड़ने आ गए, मुझे मारने आ गए, मतलब एक पोम के थ्रू वो कहना चाह रहे कुछ लाइंस के थ्रू, तब मेरे बचाव में भी कोई नहीं खड़ा था। क्यों? क्योंकि मैंने किसी के लिए आवाज नहीं उठाई। तो ऐसी स्थिति आ गई थी किसकी? जो पैसिव ऑनलुकर्स थे उन लोगों की, ठीक है। आप जैसे देखोगे तो चार्लेट बेराट जो है तो वो एक ज्यू थी, और उनके पर्सपेक्टिव से उन्होंने बताया अपनी बुक थर्ड रिच ऑफ ड्रीम्स में। इस बुक में उन्होंने क्या लिखा? इस बुक में उन्होंने लिखा कि उन्होंने क्या सफर किया, ठीक है, क्या सफर किया वो लिखा। उन्होंने ये बताया कि गैस चैम्बर में मरने से पहले एक ज्यूस हर दिन जर्मनी में मर रहा था। क्यों? क्योंकि उसके साथ इतना अनजस्ट ट्रीटमेंट हो रहा था, दुर्व्यवहार हो रहा था, वो सारी चीजें।
फाइन। तो ये स्थिति थी ऑर्डिनरी पीपल की ड्यूरिंग द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो नाजी जर्मनी में जब हो रहा था। फाइन, यहां जैसे अगर आप देखोगे ना, तो अब ये जो पूरा एपिसोड था, ठीक है, ये जो पूरा एपिसोड था, इस एपिसोड को होलोकॉस्ट कहा जाता है। ध्यान रखना, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय होलोकॉस्ट। तो द किलिंग ऑफ ज्यूज, द होलोकॉस्ट वाज द जिनोसाइड ऑफ यूरोपियन ज्यूज। यूरोपियन ज्यूज को जो मारा गया ना, कब? ड्यूरिंग दिस वर्ल्ड वॉर 2 बिटवीन 1914 टू 1941 टू 1945, ठीक है, नाजी जर्मनी के द्वारा ये सारा जो कृत्य किया गया, ठीक है। तो नाजी जर्मनी एंड इट्स कोलैबोरेटर्स सिस्टमैटिकली मर्डर्ड सम 6 मिलियन ज्यूज, 60 लाख लोगों को जो मारा गया अक्रॉस जर्मन ऑक्यूपाइड यूरोप, ठीक है। दिस इंसिडेंट इज रेफर्ड एज होलोकॉस्ट, ठीक है। 2/3 ऑफ ज्यूज पॉपुलेशन जो खत्म हो गई थी, इस इंसिडेंट को होलोकॉस्ट कहा जाता है। और हमें कहां से पता चलता है? तो जैसे चैप्टर में एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है कि जो नाजी ज्यूस जी रहे थे उस समय पे, वो सिर्फ कब तक जीना चाहते थे पता है? कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाए और उसके आधे घंटे तक हम जी सके, आधे घंटे बाद मार देना। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि अगर हम आउटलिव कर गए फॉर हाफ एन आवर तो हम वो दुख बता पाएंगे कि हमने क्या क्या सहा, हमने क्या क्या सहा, वो दुख हम बता पाएंगे, ठीक है। तो इस होलोकॉस्ट के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है, इस नरसंहार के बारे में हमें पता चलता है through the records such as diaries, notebooks, archives which were carrying the cries of the Jews। जैसे the diary of young एन फ्रैंक का आपने इंग्लिश में पढ़े हुए होंगे चैप्टर्स, ठीक है। तो उन्होंने अपनी बुक में सारा लिखा कि उन्होंने क्या सफर किया, किस तरह से। फाइन, तो दिस वाज द होल चैप्टर, दिस वाज द होल चैप्टर। चैप्टर का पीडीएफ, आई गेस आई डिड द जस्टिस विद द चैप्टर। ये चैप्टर मैंने 6 घंटे में, 5 घंटे में पढ़ाया है डिटेल एक्सप्लेनेशन में। आई ट्राइड कि रिवीजन के पर्सपेक्टिव से छोटा 1-1.5 घंटे में हो पाए। 2x पे देखा होगा तो बेहतर है, आपको और कम समय में कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो यू कैन गेट ऑल दी नोट्स फ्रॉम हियर, सारे नोट्स वगैरह आपको यहां से मिल जाएंगे। तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले वन शॉट रिवीजन के साथ में। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।